काजल से काजल की सच्चाई जानने के बाद अनमोल सीधे सलीम के फ्लैट की ओर चला जाता है। जैसे ही अनमोल सलीम के फ्लैट में पहुंचता है, वो देखता है कि सलीम कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा होता है। चाय पीते हुए सलीम की नजर अनमोल पर पड़ती है और वो अनमोल से कहता है, अरे अनमोल, आज सुबह सुबह कैसे? वहाँ बाहर क्या खड़ा है? अंदर आ। सलीम की ओर जाते हुए अनमोल अपनी दुविधा उसे बताता है। हॉस्पिटल का बिल भरना है सलीम भाई, करीब 30 लाख रुपए हैं। पैसों की सख्त जरूरत है। अनमोल की बात सुनकर सलीम सोचते हुए उसे कहता है, आखिर तेरे इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं? दुकान भी तो ठीक चल रही है तेरी। अनमोल सलीम से कहता है, वो मैंने पैसे दूसरे काम में लगा दिए सलीम भाई, पर आप अभी आगे क्या करें प्लीज वो बताइए। एक गहरी सांस लेते हुए सलीम अनमोल से कहता है, तेरी पैसों की प्रॉब्लम 1 सेकंड में दूर हो सकती है। कुछ दिन पहले मैंने उस सिक्के की तस्वीर प्रोफेसर प्रभाकर को भेजी थी, जो तूने जुम्मे रात बाजार से खरीदा था। प्रोफेसर प्रभाकर का कहना है वो निजामी सिक्का बड़ा नायाब है, उसके करीब तुझे 20 लाख रुपए मिल सकते हैं। उस सिक्के की रकम जानकर अनमोल सलीम से कहता है, मुझे पता था सलीम भाई कि वो सिक्का काफी नायाब है, इसलिए मैं उसे अपने दुकान पर रखना चाहता था, ताकि उस सिक्के को देखकर दुकान पर नए ग्राहक आकर्षित हो। पर दुकान में 20 लाख का कस्टमर तो आसानी से नहीं आ सकता। इस समय मेरे लिए यही बेहतर होगा कि वो सिक्का मैं अभी बेच दूं। आप प्रोफेसर प्रभाकर से डील करवाने के लिए कहिए, मैं वो सिक्का लेकर पहुंच जाऊंगा। सलीम अनमोल के हाथ जोड़ते हुए उसे कहता है, ऐसे सिक्के की डील के लिए मीटिंग तो फिक्स करा दूंगा मेरे बाप, लेकिन तू वक्त पर पहुंच जाना। वैसे भी आजकल तू काफी बिजी रहने लगा है। अनमोल सलीम से कहता है, आप डील फिक्स कीजिए सलीम भाई, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मुझे पैसों की काफी जरूरत है। सलीम से अपनी बात खत्म कर अनमोल वहां से सीधे अस्पताल के लिए निकल जाता है। अस्पताल पहुंचकर अनमोल देखता है कि नीलम उसके पिता को स्ट्रेचर से चला रही होती है। राघवेंद्र की तबीयत में सुधार देखकर अनमोल खुश होते हुए कहता है, देखो ना माँ, पापा की तबीयत कितनी सुधर चुकी है। चंदा मुस्कुराते हुए नीलम की ओर देखते हुए कहती है, ये जो तू अपने पिता की इतनी अच्छी तबीयत देख रहा है ना, इसका सारा श्रेय नीलम को जाता है। दिन रात मेहनत करती है बच्ची हमारे लिए। अपनी माँ की बात सुनकर अनमोल एक प्यार भरी मुस्कान से नीलम की ओर देखता है और उसे कहता है, थैंक यू सो मच नीलम, तुम ये जो मेरे परिवार के लिए कर रही हो, पता नहीं इसका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। उसी वक्त अनमोल को सलीम का कॉल आता है। हेलो अनमोल, सिक्के के लिए मीटिंग फिक्स हो चुकी है। अभी 2 घंटे में तुझे होटल ताज बंजारा पहुंचना होगा। प्रोफेसर प्रभाकर पार्टी को वहीं लेकर आएंगे। नीलम राघवेंद्र को पलंग पर लेटाते हुए कहती है, अब आराम कीजिए पापा जी, आज के लिए इतना वॉक करना काफी है आपके लिए। पलंग पर लेटते हुए राघवेंद्र नीलम से कहता है, इस अस्पताल के बिस्तर से तो मैं अब ऊब चुका हूँ, पता नहीं कब निकलूंगा यहाँ से और कब अपने घर जाऊंगा। राघवेंद्र को जवाब देते हुए नीलम उसे कहती है, जल्द ही आप डिस्चार्ज हो जाओगे, बस कुछ दिन और। डिस्चार्ज की बात सुनकर अनमोल घबराते हुए अपने आप से कहता है, 2-3 दिन ही है मेरे पास, जल्द ही पैसों का इंतजाम करना होगा। पहले ये 8 लाख रुपए जो काजल ने मुझे दिए हैं, उससे अभी का बिल भर देता हूँ, फिर उसके बाद निजामी सिक्के के आए हुए पैसों से बाकी का बिल भरूंगा। अनमोल वहां से जाने लगता है, तभी नीलम उसे रोकते हुए कहती है, 1 मिनट रुको अनमोल। अनमोल मुड़कर नीलम की ओर देखते हुए उसे पूछता है, क्या बात है नीलम, कुछ कहना है मुझसे? नीलम अनमोल से कहती है, आज मेरे मास्टर्स का रिजल्ट आया है और आज मैं एक पार्टी दे रही हूँ। अगर तुम मेरे सेलिब्रेशन में आओगे तो मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। अनमोल नीलम की बात सुनकर उसे कहता है, कॉन्ग्रेट्स नीलम, पर सॉरी, मुझे अभी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अनमोल की बात सुन नीलम का चेहरा उतर जाता है। वो अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए अनमोल से कहती है, कोई बात नहीं, काम पहले बाकी सब बाद में, तुम अपना काम करो, आज मैं अकेले ही सेलिब्रेट कर लूंगी। नीलम को एक हल्की सी मुस्कान देकर अनमोल अस्पताल के बिल काउंटर की ओर चला जाता है। बिल काउंटर पर जाकर अनमोल 8 लाख रुपए भर देता है और वहां से सीधे अपने दुकान की ओर वो निजामी सिक्का लेने चला जाता है। अस्पताल से सीधे अनमोल अपने दुकान पर वो सिक्का लेने पहुंचता है। जैसे ही वो सिक्का लेकर मुड़ता है, उसे अपने दुकान पर काजल खड़ी दिखाई देती है। काजल को अपनी दुकान पर खड़ा देख अनमोल अपने आप से कहता है, ये मेरे दुकान में क्या करने आई है? इससे बचकर रहना होगा, जरूर ये कुछ चाल चलेगी मेरे खिलाफ। एक झूठी हंसी हंसते हुए अनमोल काजल से कहता है, आप आए बाहर आई, हमारे आशियाने में जैसे एक रौनक सी छा उठी हो। काजल अनमोल की बात सुनकर उसे कहती है, क्या बात है, एंटीक बेचते बेचते क्या शेर और शायरी भी करने लग गए?
अनमोल काजल से कहता है, शेरो शायरी करना मुझे नहीं आता, बस खूबसूरत लड़की को देख कुछ अल्फाज निकल जाते हैं। काजल हंसते हुए अनमोल से कहती है, हो फ्लर्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं पटने वाली। काजल की बात सुनकर अनमोल ताव में आते हुए कहता है, 3 में से 100 घटा सकता हूँ, अपनी पर आऊं तो तुम्हें क्या, मिस वर्ल्ड को भी पटा सकता हूँ। अनमोल की बात सुन काजल उसे मजाक से हंसते हुए मारने लगती है। क्या कहा, काफी जबान चल रही है तुम्हारी। अनमोल काजल को देख हंस रहा होता है। तभी अनमोल को सलीम का कॉल आता है। जैसे ही अनमोल फोन उठाता है, सलीम उससे कहता है, अनमोल प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, मीटिंग कुछ देर बाद होनी है, तो थोड़ी देर से निकल, मैं तुझे कॉल करता हूँ। सलीम की बात सुन अनमोल अपना फोन रख देता है। अनमोल के फोन रखते ही काजल उसे कहती है, अभी फ्री हो जाना या फिर कहीं काम से जाना है। अनमोल गहरी सोच में जाने की एक्टिंग करते हुए काजल से कहता है, अगर कोई काम भी होता तो भी मैं तुम्हारे लिए फ्री ही होता, हुक्म करो मोहतरमा, क्या काम है। काजल अनमोल से कहती है, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे जुबली हिल्स। काजल की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, कुछ देर बाद मुझे जुबली हिल्स पर ही जाना है, ताज बंजारा होटल पर। ठीक है, तुम्हारे साथ कॉफी पीकर वहां से अपने काम के लिए चला जाऊंगा। काजल दुकान से बाहर जाते हुए अनमोल से कहती है, इससे पहले कि तुम अपना फैसला बदलो, मेरे साथ चलने के लिए हम कॉफी पीने चलें। काजल से बिना कुछ कहे अनमोल उसके पीछे चला जाता है। बरिस्ता कॉफी शॉप के अंदर नीलम अपना मुंह लटकाए बैठी होती है। तभी वेटर नीलम के टेबल के पास आकर उसे कहता है, हेलो मैम, आपने कुछ पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए ये टेबल बुक किया था, आपका केक रेडी है, आप कहे तो मैं लेकर आऊं। उस वेटर की बात सुनते हुए नीलम अपने आप से कहती है, काश अनमोल मेरे साथ होता, अगर वो आता तो मैं अपने मास्टर्स की सेलिब्रेशन कितने अच्छे से करती। अनमोल के बिना सेलिब्रेशन करने का तो दिल भी नहीं करता। अजब सा इश्क हो गया है अनमोल से, उसके बिना जैसे हर चीज अधूरी है। चलो कोई बात नहीं, वो बिजी था ना, इसलिए नहीं आया। अपने आप से बात कर नीलम वहां खड़े वेटर से कहती है, मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रही, आप बस मेरे लिए एक कॉफी ले आइए। जैसे ही नीलम अपना ऑर्डर दे रही होती है, उसी वक्त उसे अपने आंखों के सामने अनमोल और काजल एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं। अनमोल को वहां काजल के साथ देखकर नीलम जैसे टूट जाती है, उसका चेहरा मायूसी से भर जाता है। नीलम को देखते हुए वहां खड़ा वेटर उसे कहने लगता है, मैडम कुछ लेना चाहोगी आप। नीलम उस वेटर से कुछ नहीं कहती और वहां से उदास होकर चली जाती है। अनमोल और काजल सीधे उस कॉफी शॉप के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों अपने लिए कॉफी ऑर्डर करते हैं। कॉफी पीते वक्त अनमोल काजल से कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। अनमोल अपनी टेबल से उठकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। तभी काजल देखती है कि अनमोल का फोन टेबल पर ही रखा होता है। जैसे ही अनमोल वहां से जाता है, तभी उसका फोन बज उठता है। अनमोल का फोन बजते हुए देख काजल उसका फोन उठा लेती है। जैसे ही काजल अनमोल का फोन उठाती है, सामने से सलीम उसे कहता है, उस सिक्के की डील के लिए बस पार्टी पहुंचने वाली है अनमोल, तो जल्द ही होटल ताज बंजारा के लिए निकल जा। इतना कहकर सलीम फोन रख देता है और काजल फोन पर सलीम की बात सुनकर अपने आप से कहती है, ओह, तो ये अनमोल ताज बंजारा उस सिक्के की डील करने जा रहा है जो ये अपने दुकान से ले रहा था। उस सिक्के के बारे में सोचते हुए काजल के चेहरे पर एक शातिर सी हंसी छा जाती है। अनमोल जैसे ही वॉशरूम से वापस आता है, काजल उसे कहती है, अनमोल, किसी ने तुम्हें कॉल किया था, देख लो, जरूरी होगा। मैंने फोन उठाया था पर नेटवर्क के कारण मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। अपने फोन में सलीम का कॉल देखते हुए अनमोल काजल से कहता है, ये तो बहुत जरूरी कॉल था, मैं अभी बात करके आता हूँ। अनमोल अपना फोन लेकर सलीम को कॉल करते हुए कॉफी शॉप के एक कोने में चला जाता है। अनमोल सलीम को फोन मिलाते हुए जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से काजल उसके पास आकर कहती है, अनमोल, मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, तुम्हारे पास कैश है क्या। अनमोल अपनी जेब से पैसे निकालकर काजल को देने जाता है, पर काजल अनमोल को रोकते हुए कहती है, अरे तुम फोन पर बात करो, जरूरी कॉल है ना, मैं तुम्हारी जेब से कैश निकाल लेती हूँ। काजल अनमोल के जेब से पैसे निकालने के बहाने वो चुपके से निजामी सिक्का भी निकाल लेती है, जिसकी डील करने अनमोल को जाना होता है। क्या करेगी काजल अनमोल के उस सिक्के के साथ? क्या अनमोल को काजल के शातिर इरादों के बारे में पता लग पाएगा और क्या हो पाएगी अनमोल के पैसों की डील पूरी? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
बड़े शातिर तरीके से काजल वो सिक्का अनमोल की जेब से निकाल लेती है, जिसकी भनक अनमोल को दूर दूर तक नहीं होती। अनमोल सलीम से बात करने में बिल्कुल व्यस्त हो जाता है। तभी काजल उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर कॉफी शॉप के बाहर चली जाती है। कॉफी शॉप के बाहर आकर काजल सड़क पर पड़े एक पत्थर को उठाती है और उस निजामी सिक्के को डिब्बे से बाहर निकालकर सड़क के किनारे चबूतरे पर रखकर उसे पत्थर से कुचलने लगती है। पत्थर की मार से अनमोल का वो निजामी सिक्का एकदम पिचक जाता है। उस सिक्के को बुरी तरह से खराब कर नीलम मुस्कुराते हुए कहती है, ले अनमोल, अब इस खोटे सिक्के को लेकर पूरी कर ले अपनी डील। बहुत तकलीफ पहुंचाई है तूने मेरे पापा को, अब तकलीफ देने की बारी मेरी है। उस सिक्के को वापस डिब्बे में डालकर काजल कॉफी शॉप के अंदर चली जाती है। कॉफी शॉप के अंदर जाने पर काजल अनमोल को ढूंढ रही होती है। अचानक से अनमोल काजल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अनमोल को अचानक से अपने सामने खड़ा देख काजल हक्की बक्की रह जाती है। काजल को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हकलाते हुए काजल अनमोल से कहती है, वो मैं तो यहाँ बिल पे करने गई थी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अनमोल काजल को गौर से देखते हुए कहता है, प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की क्या बात है? मुझे बस जल्दी जाना है तो तुम्हें ढूंढ रहा था। अनमोल की बात सुनकर काजल की जान में जान आती है, क्योंकि अनमोल के जवाब से साफ जाहिर था कि उसे अपने सिक्के के बारे में कुछ नहीं पता चला है। उसी वक्त काजल अनमोल की जेब में हाथ डालते हुए कहती है, ये लो, तुम्हारा कुछ कैश बच गया है, वापस जेब में डाल रही हूँ। फिर मत कहना कि काजल ने मेरी जेब से कुछ ज्यादा ही पैसे निकाल लिए थे। काजल हर चीज का हिसाब रखती है और सूद समेत हर वो चीज लौटाती है जो लोगों ने उसे दिया होता है। काजल बड़ी चालाकी से पैसे डालने के बहाने उस सिक्के के डिब्बी को भी अनमोल के जेब में डाल देती है। अनमोल को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं होती कि काजल ने उसके सिक्के के साथ क्या किया है। काजल अनमोल से पूछती है, वो तुम्हें अपने काम से ताज बंजारा होटल जाना है ना? क्या हुआ, अभी नहीं जा रहे हो? अनमोल काजल से कहता है, नहीं, बहुत जरूरी काम से मुझे अभी ताज बंजारा के लिए निकलना होगा। अपने हाथ में कार की चाबी लिए काजल अनमोल से कहती है, तो देरी किस बात की है, निकलते हैं, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, तुम्हें ड्रॉप करते हुए चली जाऊंगी। अनमोल काजल के साथ ताज बंजारा होटल के लिए निकल जाता है। ताज बंजारा होटल के पास पहुंचकर अनमोल काजल की कार से उतरते हुए कहता है, थैंक यू सो मच काजल, जो तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा। मुस्कुराते हुए काजल अनमोल से कहती है, इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं तो यहीं से जाने वाली थी, चलो अब मैं निकलती हूँ, एंड बेस्ट ऑफ लक जिस भी तुम अपने काम के लिए जा रहे हो। होटल की ओर जाते हुए अनमोल काजल से कहता है, बस प्रे करो मेरे लिए कि मेरी डील अंदर अच्छे से हो जाए। काजल से अपनी बात खत्म कर अनमोल सड़क पार करता है और होटल ताज बंजारा के अंदर चला जाता है। अनमोल को जाता हुआ देख काजल एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, जाओ अनमोल, बहुत अच्छी डील होने वाली है तुम्हारी, इस डील को तुम हमेशा याद रखोगे, ये काजल की ओर से तुम्हें पहला तोहफा है। अनमोल जैसे ही होटल के परिसर में पहुंचता है, वहां कुछ लोगों के साथ बैठा सलीम अनमोल को देखता है और उसी की ओर जाते हुए कहता है, क्या बात है, ये सूरज आज सुबह मगरिब से निकला है क्या? आज तू कैसे ठीक वक्त पर पहुंच गया? वो देख, पार्टी भी रेडी है। उसी वक्त प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल के पास आकर उसे कहते हैं, हेलो अनमोल, हाउ आर यू, और बताओ कैसे चल रही है तुम्हारी दुकान? प्रोफेसर प्रभाकर से हाथ मिलाते हुए अनमोल उन्हें कहता है, दुकान ठीक चल रही है प्रभाकर जी, बस कुछ अच्छे एंटीक्स की तलाश है दुकान के कलेक्शन के लिए। अपना सिर हिलाते हुए प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से कहते हैं, एंटीक्स खोजना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम कर ही लोगे। वैसे इस निजामी सिक्के को जुम्मेरात बाजार से ढूंढ निकालना कोई मामूली काम नहीं था, इसे तुम जैसा शख्स ही कर सकता था। ये 300 साल पहले निजाम का सिक्का करेंसी के लिए बहुत यूज हुआ करता था, जिसे लेने के लिए पार्टी को मैंने यहाँ बुलाया है। वो पार्टी तुम्हें इस सिक्के के 20 से 22 लाख आराम से दे देगी। पैसों की बात सुनकर अनमोल के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ जाती है। खुश होते हुए अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, थैंक यू सो मच प्रभाकर जी, जो आपने इस पार्टी को अरेंज किया, मुझे इस वक्त पैसों की काफी सख्त जरूरत है। प्रोफेसर प्रभाकर से अपनी बात कहकर अनमोल पार्टी की ओर जाता है। वहां बैठे 2 बॉडीगार्ड्स के बीच में सूट बूट पहना एक शख्स प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, प्रोफेसर साहब प्लीज हमें वो सिक्का दिखा दीजिए, इस डील को क्लोज करने के बाद मुझे कहीं और भी जाना है।
पार्टी की बात सुनकर अनमोल जल्द ही अपने जेब से उस सिक्के की डिब्बी को निकालता है। उस डिब्बे को निकालकर अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर के हाथ में देता है। जैसे ही प्रोफेसर प्रभाकर उस डिब्बे को खोलकर उस सिक्के को देखते हैं, वो उस सिक्के को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी प्रोफेसर प्रभाकर ताज्जुब भरी नजरों से अनमोल को देखने लगते हैं। सलीम और अनमोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि प्रोफेसर प्रभाकर उनकी ओर ऐसे क्यों देख रहे होते हैं। सलीम प्रोफेसर प्रभाकर के हाथ में पकड़े हुए उस सिक्के को देखता है और वो भी हैरान हो जाता है। प्रोफेसर प्रभाकर उस डिब्बी से सिक्के को निकालकर अनमोल को दिखाते हैं। उस सिक्के को बुरी तरह से कुचला हुआ देख अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस सिक्के की इतनी बुरी हालत देख उसे लेने आया शख्स प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, इस सिक्के का तो काफी बुरा हाल हो चुका है प्रभाकर जी। अब ये सिक्का तो कोई काम का ही नहीं रहा। क्या इसी को खरीदने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? प्रोफेसर प्रभाकर के पास उस शख्स के सवाल का कोई जवाब नहीं होता। गुस्से से उठते हुए वो शख्स प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, आप पर भरोसा करके आए थे प्रभाकर जी, पर आपने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। थैंक यू सो मच जो आपने हमारा वक्त खराब किया। पार्टी के वहां से रूठ के जाने के बाद सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल की ओर बढ़ते हैं। तभी सलीम अनमोल पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या है ये? कैसे खराब हुआ ये सिक्का? अनमोल सलीम के गुस्से को देखते हुए कहता है, पता नहीं सलीम भाई, सुबह जब मैंने इस सिक्के को देखा था तब तो ये बिल्कुल अच्छा था, पता नहीं कैसे ये खराब हो गया। सलीम अनमोल को डांटते हुए कहता है, आखिर किस दुनिया में जी रहा है तू आजकल? दुकान के एंटीक्स बिकते हैं फिर भी तेरे पास पैसे नहीं होते। जो एंटीक्स बिकने चाहिए उसे तू खराब कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में? क्या तेरे जेब से निकालकर ये सिक्का अपने आप खराब हो गया? सलीम की बात सुनकर अनमोल को काजल की वो सभी हरकतें याद आती हैं जो कुछ देर पहले उसने अनमोल के साथ की थी। अनमोल अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरे जेब से वो सिक्का खुद ब खुद नहीं निकला है सलीम भाई। मुझे पता चल चुका है कि किसने इसे मेरे जेब से निकाला था। तभी अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, सॉरी प्रभाकर जी, मेरी वजह से आज आपकी काफी बेइज्जती हुई है। अनमोल के हाथों को पकड़ते हुए प्रोफेसर प्रभाकर उसे कहते हैं, कोई बात नहीं अनमोल, बस तुम आइंदा से अपनी चीजों का ख्याल रखना। अनमोल से अपनी बात कहकर प्रोफेसर प्रभाकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। मदन गुप्ता अपने दुकान के गल्ले पर बैठा पैसे गिन रहा होता है। तभी काजल वहां एक शैंपेन की बोतल लेकर दुकान में दाखिल होती है। काजल को दुकान के अंदर आता देख मदन गुप्ता उससे कहता है, हाँ बेटा, तेरा ही इंतजार था। और ये अपने हाथ में शैंपेन की बोतल क्यों पकड़ रखी है? यही पीना है क्या इसे? काजल मदन गुप्ता से कहती है, नहीं पापा, पीना नहीं, आज तो हमें धमाल करना है, इसलिए आपको लेने आई हूँ। जल्दी करिए, एक पार्टी के लिए निकलना है हमें। काजल की बात सुनकर मदन गुप्ता अपने हाथ में पकड़े पैसों को अपने दुकान के गल्ले में रखते हुए कहता है, क्या बात है बेटी, आज तो तेरा मूड ही कुछ और है, कोई बात है क्या? काजल मदन गुप्ता से कहती है, बात ही कुछ ऐसी है पापा, आज मैंने दुश्मन को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसी की खुशी में पार्टी करनी है हमें। मदन गुप्ता अपनी कुर्सी से उठते हुए काजल से कहता है, दुश्मन तेरा, जीत तेरी, तो इसमें मेरा क्या काम? जाकर खुद ही बना पार्टी अपने दोस्तों के साथ। मुस्कुराते हुए काजल मदन गुप्ता से कहती है, जिसे मैंने आज मात दी है वो सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी दुश्मन है पापा। काजल की बात सुनकर मदन गुप्ता चौंकते हुए पूछता है, मेरा दुश्मन? कौन है वो शख्स? काजल अपनी उंगली हिलाते हुए मदन गुप्ता से कहती है, उस शख्स का नाम मैं आपसे अभी नहीं कहूंगी, थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए। उस शख्स को अपने घुटनों पर लाने के बाद उसका नाम कहकर आपको खुश करूंगी, पर अभी आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपके साथ पार्टी करनी है। हंसते हुए मदन गुप्ता काजल से कहता है, ठीक है बाबा, ठीक है, रुक चलता हूँ। तभी मदन गुप्ता जोर से एक आवाज लगाते हुए कहता है, मुन्ना, दुकान का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। दूसरे कमरे में बैठा मुन्ना एंटीक्स को साफ करते हुए मदन गुप्ता से कहता है, ठीक है सेठ, आप आराम से जाइए, मैं दुकान संभाल लूंगा। काजल और मदन गुप्ता हंसते हुए दुकान से पार्टी करने जा रहे होते हैं। उसी वक्त अनमोल काजल और मदन गुप्ता के चेहरे पर खुशी देखकर आक्रोश से कहता है, बड़ी खुशी मिल रही है ना काजल तुझे मेरा नुकसान करके? बेशक आज का दिन तेरा हुआ, पर हर दिन एक जैसा नहीं होता, जैसे हर उंगली एक समान नहीं होती। तूने अपनी चाल चल ली है, अब बारी मेरी है। किस हद तक जाएगी काजल और अनमोल की ये दुश्मनी? कब तक चलेगा उन दोनों के बीच ये आंख में चोली का खेल?
कौन जीतेगा इस बदले के खेल में, काजल या अनमोल? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। काजल और अनमोल को एक साथ देखकर नीलम का मन मानो पसीज जाता है। अपने अस्पताल के केबिन में अकेले बैठकर नीलम आंसू बहा रही होती है। अनमोल और काजल को लेकर मानो नीलम के दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे होते हैं। दुख में गमगीन नीलम अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, इंसान के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए वो वक्त निकाल ही लेता है। जैसे कि अनमोल ने काजल के लिए वक्त निकाला, मेरे लिए नहीं। माना कि अनमोल मुझसे प्यार नहीं करता, पर उसे मेरे साथ आना तो चाहिए था ना। नाराज नीलम अपने आंसू पोंछ ही रही होती है कि तभी केबिन के बाहर खड़ी चंदा उसे रोते हुए देख लेती है और उसके पास जाकर पूछती है, नीलम बेटी, तू रो क्यों रही है? अनमोल ने कुछ कहा है क्या तुझसे? नीलम अपने आप को तुरंत संभालते हुए चंदा से कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ माँ जी, अनमोल ने मुझे कुछ नहीं कहा है, वो तो बस मेरे आंख में कचरा चला गया था। चंदा नीलम के गाल पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहती है, दुख के आंसुओं को बड़े अच्छे से जानती हूँ मैं बेटा, मुझसे झूठ मत बोल। अनमोल का नाम लेकर रो रही थी ना तू? आने दो उसको, ऐसी डांट लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। चंदा को रोकते हुए नीलम उसे कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, अनमोल से कुछ मत कहना, सच में अनमोल ने कुछ नहीं किया है। चंदा नीलम से कहती है, ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी तेरे अनमोल को। चल अब तेरे पापा के पास, दवाई खिलानी है उन्हें, मेरे से तो मानेंगे नहीं, तुझी को ये काम करना होगा। केबिन से निकलकर चंदा और नीलम राघवेंद्र को दवाई देने आते हैं। नीलम राघवेंद्र को दवाई दे ही रही होती है कि राघवेंद्र नीलम की आंखों में देखकर कहते हैं, क्या हुआ बेटी, रात भर सोई नहीं क्या, जो आंखें इतनी थकी हुई लग रही हैं तेरी? राघवेंद्र के सवाल करते ही चंदा उन्हें कहती है, नींद की वजह से नहीं, रो रो कर ये हाल किया है इसने, आपके बेटे की वजह से। चंदा की बात सुनते ही राघवेंद्र तैश में आते हुए कहते हैं, अनमोल की वजह से? जरूर कोई इधर उधर की बात कही होगी इसने। क्या कहा है बेटा उसने तुझे, बोल मुझे, उसकी हिम्मत कैसे हुई फूल जैसी लड़की को रुलाने की? आने दो उसे, फिर देखना कैसा सबक सिखाता हूँ, नालायक किसी काम का नहीं है। राघवेंद्र को यूं अनमोल पर कोसा कटी करता हुआ देख नीलम नाराज होते हुए उन्हें कहती है, कोई नालायक नहीं है आपका बेटा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसे, पहले ही पहाड़ों जैसा बोझ है उसके सीने पर, अगर नालायक होता तो अपनी जिम्मेदारियों को कब का छोड़कर भाग चुका होता। उसकी सराहना करने की जगह आप हमेशा उसे डांटते रहते हो। इतना कहकर नीलम राघवेंद्र के कमरे से नाराज होकर चली जाती है। नीलम को अनमोल के लिए इतना भावुक होता हुआ देख राघवेंद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो ताज्जुब भरी नजरों से जैसे ही चंदा की ओर देखते हैं, तभी चंदा अपने चेहरे पर एक धीमी मुस्कान लिए राघवेंद्र से कहती है, प्यार करती है लड़की अनमोल से, उसकी बुराई सुनकर तो उसे बुरा ही लगेगा ना, आपकी होने वाली बहू है। चंदा की बात सुनकर राघवेंद्र खुशी से फूले नहीं समा रहे होते। खुशी के मारे वो चंदा से कहते हैं, जिंदगी में पहली बार अनमोल को गले लगाने का मन कर रहा है, कहाँ है वो चंदा, बुला उसे, बात करना चाहता हूँ उससे मैं। तभी चंदा राघवेंद्र को समझाते हुए कहती है, अनमोल के सामने ये बिल्कुल जाहिर मत होने देना कि हमें उसके और नीलम के बारे में पता चल चुका है। नीलम ने मुझे अनमोल से कुछ भी कहने से सख्त मना किया है। वक्त आने पर वो ही हमें सब आकर बता देंगे, और थोड़ा सब्र कर लीजिए अनमोल के पापा, आपका बेटा आता ही होगा। काजल से मिली हार और पिता के अस्पताल का बिल अनमोल को बेचैन कर रहे होते हैं। इसलिए अनमोल हैदराबाद के एक बड़े तालाब हिमायत सागर के किनारे अपनी तन्हाई को साथ लिए बैठा होता है। अनमोल गुस्से से तालाब में पत्थर मारते हुए कहने लगता है, उस काजल की वजह से तो मेरा लाखों का नुकसान हो गया, अब पता नहीं पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। उसी वक्त अनमोल का आईना जेब में रखा गर्म होने लगता है। आईने की गर्मी को महसूस होता हुआ देख अनमोल उसे अपने जेब से बाहर निकालता है। जेब से बाहर निकालते ही अनमोल अपने आईने को खूब चमकता हुआ देख समझ जाता है कि जरूर उसके आसपास कोई नायाब चीज मौजूद है। अनमोल अपना आईना हथेली में लिए उस तालाब के इर्द गिर्द देखने लगता है। तभी उसके आईने में पानी में तैरता हुआ मलबा दिखाई देता है। उस मलबे में से अनमोल को अपने आईने में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। तुरंत ही अनमोल अपने आईने को जेब में रख लेता है और उस पानी में जाने का फैसला करता है। उस तालाब के किनारे एक लोहे के बोर्ड पर मगरमच्छ की बड़ी तस्वीर लगी होती है। उस बोर्ड पर साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है, मगरमच्छों से सावधान। उस बोर्ड को पढ़ने पर भी अनमोल अपनी जान की परवाह किए बिना उस तालाब में जाने का फैसला करता है।
देखते ही देखते अनमोल पानी के अंदर चला जाता है और उस मलबे की ओर चलने लगता है। काफी दूर पानी के अंदर आने पर जैसे ही अनमोल अपने पीछे देखता है, वो देखता है कि किनारा काफी पीछे छूट चुका है। तालाब का पानी अब अनमोल के गर्दन तक आ चुका होता है। तभी अनमोल को पानी के अंदर अपने पैर के नीचे कुछ हलचल दिखाई देती है, जैसे कि कोई जीव उसके पैर के नीचे मौजूद हो। उस जीव के स्पर्श से अनमोल सहम जाता है और उसे तुरंत ही पता लग जाता है कि वो तो बस एक बड़ी मछली है। अनमोल सब कुछ नजरअंदाज कर तैरते हुए उस मलबे की ओर जाना शुरू कर देता है। तैरते हुए अनमोल को पानी के दूसरी ओर काफी हलचल दिखाई देती है, जैसे कि कोई बड़ा जीव उसी की ओर आ रहा हो। अनमोल उस मलबे तक पहुंचकर उसके अंदर जैसे ही हाथ डालता है, उसे अपने हाथ में एक ठोस धातु की चीज महसूस होती है। उस चीज को अपने हाथ में लिए अनमोल तेजी से किनारे की ओर तैरने लगता है। किनारे की ओर आते हुए अनमोल को मानो ऐसा लग रहा होता है कि कोई पानी में उसी की ओर तेजी से बढ़ा चला आ रहा हो। जैसे तैसे अनमोल तेजी से किनारे पर पहुंचता है, तभी उसे पानी में एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई देता है। हाँकते हुए अनमोल किनारे से दूर चला जाता है और थक कर जमीन पर लेट जाता है। जैसे ही अनमोल अपनी मुट्ठी खोलता है, उसे अपने हाथ में एक बड़ी सोने की अंगूठी दिखाई देती है। उस अंगूठी के अंदर अरबी में कुछ लिखा होता है। अनमोल उस अंगूठी को देखकर उसे अपने जेब में रख लेता है और वहां से सीधे अपनी दुकान पर चला जाता है। मदन गुप्ता अपनी दुकान पर एक सूट बूट पहने शख्स के साथ खड़ा होता है। वहां खड़ा मदन गुप्ता मुन्ना से एक छोटी डिब्बी में रखे एंटीक पैक कराते हुए कहता है, अच्छे से पैक कर मुन्ना, काफी कीमती अंगूठी है इसमें। जैसे ही मुन्ना उस अंगूठी को पैक करता है, मदन गुप्ता के साथ खड़ा हुआ शख्स उस डिब्बे पर एक बड़े नंबर का लेबल लगाता है और उस अंगूठी के पैकेट को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। उसी वक्त काजल भी दुकान में आती है और मदन गुप्ता से पूछती है, वो सूट पहना आदमी कौन था पापा, और क्या ले जा रहा था वो अपने हाथ में पकड़कर? मदन गुप्ता काजल से कहता है, हैदराबाद में पुराने नायाब रिंग्स का कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें मैंने भी अपनी अंगूठी भेजी है। अगर उस कंपनी को आपकी रिंग पसंद आ जाती है तो उसे 5 लाख का इनाम मिलता है। मदन गुप्ता की बात सुनकर काजल उत्तेजित होते हुए कहती है, वाह पापा, देखना ये कॉन्टेस्ट तो आप ही जीतोगे। अपनी दुकान पर पहुंचकर अनमोल उस अंगूठी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। उसी वक्त मुन्ना अनमोल की दुकान पर आते हुए कहता है, और अनमोल भैया कैसे हो? अनमोल मुन्ना को अपनी दुकान पर देख उसे कहता है, क्या बात है मुन्ना, नौकरी छोड़ने का इरादा है क्या? अगर मदन गुप्ता ने तुझे यहाँ आते हुए देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। मुन्ना अनमोल से कहता है, दुकान पर नहीं है वो, कहीं बाहर गया है मदन गुप्ता। मैं दुकान का शटर डालकर खाने के लिए निकला हूँ। आप दुकान के अंदर दिखाई दिए तो सोचा आपसे शहर में हो रहे धमाल की खबर लेता चलूं। तो कहो अनमोल भैया, क्या भेजा है आपने कॉन्टेस्ट में? अनमोल अपनी आंखें छोटी करते हुए मुन्ना से पूछता है, कॉन्टेस्ट? कौन सा कॉन्टेस्ट? अपना सर हिलाते हुए मुन्ना अनमोल से कहता है, अरे इतनी बड़ी एंटीक की दुकान रखकर आपको ये नहीं पता कि कोई कंपनी शहर में एंटीक्स के रिंग्स का कॉन्टेस्ट कर रही है। जीतने वाले को 5 लाख का इनाम भी है। मैंने सोचा आपने तो कब का अपना एंटीक भेज भी दिया होगा कॉन्टेस्ट में। सोचते हुए अनमोल मुन्ना से कहता है, क्या मदन गुप्ता ने भी अपना एंटीक भेजा है? चेहरे पर एक मुस्कान लिए मुन्ना अपनी जेब की ओर इशारा करते हुए अनमोल से कहता है, यही तो असली खबर आपको देने आया हूँ। भेजा है ना उस मदन गुप्ता ने उस कॉन्टेस्ट में अपना एंटीक। डिटेल्स भी मैंने याद कर ली है उस रिंग की। आप कहो तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सभी डिटेल्स। मुन्ना की बात को समझते हुए अनमोल अपने जेब से 5,000 निकालकर उसके जेब में डाल देता है। तभी मुन्ना की नजर अनमोल के काउंटर पर रखी उस अंगूठी पर जाती है। उस अंगूठी को देखते हुए मुन्ना अनमोल से कहता है, क्या बात है अनमोल भैया, क्या जबरदस्त रिंग है आपकी। कॉन्टेस्ट में भेज रहे हो या किसी को पहनाने का इरादा है? मुन्ना की बात सुनकर अनमोल के चेहरे पर एक मायूसी भरी मुस्कान आ जाती है। तभी मुन्ना खुशी खुशी दुकान से जाते हुए कहता है, चलिए नहीं बताना है तो मत बताइए, पर आज तो आपके नाम की बिरयानी खाऊंगा अनमोल भैया। चलता हूँ, दुआ और दावतों में याद रखना। जैसे ही मुन्ना अनमोल की दुकान से चला जाता है, उसी वक्त अनमोल गमगीन होते हुए अपने आप से कहता है, जिसे मैं अंगूठी पहनाना चाहता हूँ वो तो कहीं दुबई की ऊंची इमारत में बैठी है। जोया अपने पौंडीचेरी के आश्रम में बौराना होते हुए इधर उधर टहल रही होती है। तभी जोया घड़ी पर वक्त देखते हुए कहती है, पता नहीं ये छोटू कहाँ रह गया।
4 घंटे से गायब है। बड़ी फिक्र सता रही है मुझे इस लड़के की। उसी वक्त आश्रम में 4 से 5 लड़के जोया के कमरे में भागते हुए आते हैं और कहते हैं, जोया दीदी, छोटू का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चलिए। क्या भेजेगा अनमोल अपनी अंगूठी उस कॉन्टेस्ट में? मुन्ना से मदन गुप्ता की जानकारी लेकर क्या करेगा अनमोल? और क्या एक्सीडेंट में बच पाएगा जोया का छोटू? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। छोटू के एक्सीडेंट की खबर। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। एक्सीडेंट की खबर सुनते ही जोया के चेहरे की हवाई ही उड़ जाती है। वो तुरंत अपने कमरे से भागते हुए आश्रम के आंगन में जाती है, जहां छोटू आश्रम के सिक्योरिटी गार्ड थापा और अन्य बच्चों के साथ खड़ा होता है। छोटू के पैर पर एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई होती है। उस पट्टी को देखकर जोया बौखलाते हुए कहने लगती है, ये क्या हो गया छोटू तुझे? तू ठीक तो है ना? कैसे हुआ ये सब? थापा जोया को शांत करते हुए कहता है, रास्ते से गुजर रहा था, एक काली कार ने छोटू को टक्कर मार दिया दीदी। भगवान का दया से इसे चोट नहीं लगी, वरना कार तो इतनी तेजी से गुजर रही थी, यूं समझो कि बड़ा हादसा होते होते रह गया। थापा की बात सुनकर मानो जोया के अंदर का गब्बर जाग उठता है। वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहने लगती है, कौन था वो नामकूल, बेगैरत कहीं का? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? थापा, तूने देखा कि उस कार के अंदर कौन मौजूद था? थापा जोया से कहता है, नहीं जोया दीदी, हमने नहीं देखा कि उस काली गाड़ी के अंदर कौन था, पर हमने उस गाड़ी का नंबर नोट जरूर कर लिया है। तैश में जोया बाहर जाते हुए थापा से कहने लगती है, थापा, उठा छोटू को और चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। जोया को शांत करते हुए थापा उसे कहता है, अभी रहने दीजिए जोया दीदी, बाद में ले जाते हैं छोटू को पुलिस थाने, क्योंकि आज छोटू को अडॉप्ट करने के लिए अच्छी फैमिली जो आ रही है। अडॉप्शन की बात सुनकर जोया अपने आप को वहीं रोक लेती है। तभी एक दंपति जोड़ा आश्रम के अंदर दाखिल होता है और जोया से कहता है, जी नमस्ते, मेरा नाम सरला है और ये मेरे हस्बैंड दीपक। क्या हम यहाँ की टीचर जोया से मिल सकते हैं? खुशी के मारे जोया सरला से कहने लगती है, नमस्ते, मैं ही हूँ जोया, मैंने ही आपसे बात की थी फोन पर। आप छोटू के अडॉप्शन के लिए आई है ना? हंसते हुए सरला जोया से कहती है, जी हाँ, कहाँ है हमारा राजकुमार जिसे हमने फोटो में देखा था? तभी लंगड़ाते हुए छोटू सरला के पास आता है। छोटू के पैर पर पट्टी देखकर उस दंपति जोड़े के चेहरे पर से हंसी ही गायब हो जाती है। सरला गंभीर होते हुए जोया से कहती है, क्या मैं 1 मिनट के लिए अकेले में अपने हस्बैंड से बात कर सकती हूँ? जोया अपना सर हिलाते हुए सरला से कहती है, 1 नहीं 5 मिनट ले लीजिए। वो दंपति जोड़ा आंगन से निकलकर आश्रम के एक कमरे में चला जाता है। तभी उस आश्रम के आंगन में एक नौजवान लड़का अपने हाथ में ढेर सारे तोहफे और खाने की चीजें लेकर आता है। उन तोहफों को और खाने की चीजों को देखकर सभी बच्चे खुशी के मारे उस लड़के की ओर भाग चले जाते हैं। थापा बच्चों को समझाते हुए कहता है, आराम से बच्चों, देख के कहीं अंकल को गिरा ना दो। और भैया बताइए, बच्चों के लिए क्या तोहफा लाए हो? वो लड़का थापा से कहता है, जी मेरा नाम आकाश मित्तल है, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान लाया हूँ, आप प्लीज उन्हें बांट दीजिए। थापा एक एक कर बच्चों को केले, कोल्ड ड्रिंक्स और तोहफे बांटने लगता है। तभी जोया वहां आकर थापा से कहती है, थापा, तुम यहाँ बच्चों को देखते रहना, मैं सरला और उनके हस्बैंड को पानी देकर आती हूँ। पानी की तस्करी अपने हाथ में लिए जोया सरला और दीपक के कमरे के बाहर पहुंच जाती है, जहां वो सरला को दीपक से कहते हुए सुनती है, वो छोटू नाम का लड़का मुझे तो अपाहिज लग रहा है जी, मैं उसे गोद नहीं लेना चाहती। जोया टीचर को कहकर किसी और बच्चे को लेते हैं, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ हट्टे कट्टे। सरला की बात सुनकर जोया गुस्से से वहां से चली जाती है। आंगन में बैठा आकाश मित्तल बच्चों को केले बांट रहा होता है। तभी सरला और दीपक वहां आते हैं और जोया से कहते हैं, वो जोया जी, हमने काफी विचार किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इससे आगे की कुछ सरला कह पाती। जोया अपना हाथ दिखाते हुए सरला से कहती है, मुझे पता है आप क्या कहने वाली हो, यही ना कि छोटू को आप लोग गोद लेना नहीं चाहते, उसके अलावा कोई हट्टा कट्टा लड़का गोद लेना चाहते हो। लानत है आप जैसों की सोच पर। आप लोगों को औलाद नहीं, बुढ़ापे में सेवा करने वाला नौकर चाहिए। अगर वाकई दिल से छोटू को अपना राजकुमारी मानती तो उसके लंगड़ा कर चलने से आपको दिक्कत नहीं होती। जाइए यहाँ से, आपके लिए ये आश्रम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं।
जोया की बात सुनकर सरला अपना मुंह चढ़ाकर अपने पति के साथ वहां से जाने लगती है। तभी सरला का पैर फर्श पर पड़े केले के छिलके पर पड़कर फिसल जाता है और वो जोर से जमीन पर गिरती है। सरला को गिरता हुआ देख वहां खड़े सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तभी सरला कराहते हुए अपने पैर पर खड़ी होती है। हाय मर गई मैं, मेरा पैर, मुझे तो चलना ही नहीं आ रहा। जोया सरला की हालत देखते हुए कहती है, वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। सोचो अगर तुम्हारे पति तुम्हारी टांग टूटने पर तुम्हें छोड़ देते तो तुम्हें कैसा लगता। अपनों को दिल से अपनाया जाता है, उनके हाथ पैर देखकर नहीं, समझी। लंगड़ाते हुए सरला आश्रम से बाहर चली जाती है और जोया गुस्से से चिल्लाते हुए थापा से कहती है, थापा, बच्चों को अच्छे से देख लेना, मैं छोटू को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। इतना कहकर जोया गुस्से से छोटू को लेकर वहां से चली जाती है। जोया को गुस्से से जाता हुआ देख आकाश थापा से पूछता है, ये मैडम इतना गुस्से में क्यों दिखाई दे रही थी। थापा आकाश से कहता है, किसी ने कार से हमारे बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया है, उसी की रिपोर्ट दर्ज कराने जोया दीदी पुलिस थाने जा रही है। एक बार वो आदमी अगर मिल गया तो देखना, जोया दीदी उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। आकाश अपना कॉलर ठीक करता हुआ कहता है, दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, कमाल की है आपकी मैडम जोया, इंटरेस्टिंग। इतना कहकर आकाश जैसे ही मुड़कर बाहर जाने लगता है, उसका ड्राइवर वहां आकर पूछता है, मिला सर आपको वो लड़का जिसे कुछ देर पहले आपने गाड़ी से टक्कर मार दी थी। ड्राइवर को चुप बिठाते हुए आकाश कहता है, खामोश बैठ जाओ विमल भैया, बिठवाना चाहते हो क्या मुझे, और वो काली गाड़ी कभी भी इस आश्रम के बाहर मत लेकर आना, समझे। आकाश की बात सुनकर ड्राइवर उसे पूछता है, तो क्या आप इस आश्रम में फिर से आओगे आकाश बाबू। मुस्कुराते हुए आकाश कहता है, अब यूं समझो कि अब इस आश्रम में मेरा आना जाना लगा ही रहेगा। अगली सुबह अनमोल अपने पिता से मिलने अस्पताल आता है। उसे देख राघवेंद्र खुश होते हुए कहता है, अरे अनमोल, आ गया तो मेरे बेटे, इधर आ, मेरे पास बैठ। अपने पिता का रवैया देख अनमोल हैरान हो जाता है। वो पास खड़ी अपनी माँ से धीमी आवाज में पूछता है, ये उल्टी गंगा आज कैसे बह रही है माँ। हर रोज तो मुझे गाली सुनने के लिए मिलती है, आज मुझे प्यार कैसे कर रहे हैं, मुझे तो काफी डर लग रहा है माँ। अनमोल की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगती है। तभी डांटते हुए राघवेंद्र अनमोल से कहते हैं, इधर आएगा या दूं खींच कर एक। अपने पिता की बात सुनकर अनमोल उनके पास जाकर बैठ जाता है। अपने पास बैठे अनमोल को राघवेंद्र बड़े प्यार से पूछने लगता है, और बता कैसे चल रही है तेरी दुकान। अनमोल हिचकिचाते हुए राघवेंद्र से कहता है, हाँ पापा, सब ठीक चल रहा है। अनमोल अपने पिता का प्यार देखकर हैरान हो ही रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे वहां से बुलाती है, अनमोल इधर आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुरंत राघवेंद्र के पास से उठकर अनमोल अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, ये पापा को क्या हो गया है माँ, आज उनके मुंह से इतनी मिठास, वो भी मेरे लिए। सच सच बताओ माँ, क्या बात है। अनमोल की बात को टालते हुए चंदा उसे कहती है, अरे बेटा तो उनका छोड़, पहले ये बता पैसों का इंतजाम हुआ है कि नहीं। 2 दिन में तेरे पापा का डिस्चार्ज करेंगे ये लोग। अपनी माँ को दिलासा दिलाते हुए अनमोल कहता है, मेरे हाथ एक कीमती चीज लगी है माँ, उसके सहारे मैं पैसों का इंतजाम कर ही लूंगा, तू फिक्र मत कर। अनमोल अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है, तभी हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी काजल अनमोल की बात सुनते हुए अपने आप से कहती है, ओह तो ये अनमोल को कोई कीमती चीज हाथ लगी है। मुझे पता करना ही होगा कि अनमोल उस कीमती चीज के साथ क्या करने वाला है और क्या है वो कीमती चीज। तभी चंदा की नजर काजल पर जाती है। वो काजल से कहती है, अरे काजल बेटा, तू यहाँ। काजल को देखकर मानो अनमोल का खून खौल रहा होता है। अंदर से उसका खून जल तो रहा होता है, पर बाहर से एक बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए वो कहता है, अरे काजल, तुम कब आई। काजल मुस्कुराते हुए अनमोल से कहती है, अभी आई हूँ, बस अंकल की तबीयत देखने आई थी। तभी काजल राघवेंद्र की ओर जाती है और अपने हाथ पर पकड़े फूल उनके पास रखते हुए कहती है, क्या बात है अंकल, आप तो एकदम फिट एंड फाइन हो गए, बस जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मैं और आप खूब पार्टी करेंगे। काजल की बात सुनकर राघवेंद्र ठहाका मारकर हंस देते हैं। तभी उस कमरे में नीलम मुस्कुराते हुए आ रही होती है, पर काजल को वहां खड़ा देख उसके चेहरे की रंगत कहीं खो जाती है। काजल बड़ी गर्मजोशी से अपनी बाहें फैलाए नीलम की ओर जाते हुए कहती है, नीलम मेरी जान, कहाँ है तू,
यार कितना टाइम हो गया तुझे नहीं देखा। काजल को नजरअंदाज कर नीलम उससे कहती है, टाइम है तेरे पास मुझसे मिलने के लिए? आजकल तो तू काफी बिजी हो चुकी है अपनी नई जिंदगी में। नीलम का जवाब देते हुए काजल उसे कहती है, हाँ यार, आजकल कुछ अलग ही पंगा चल रहा है जिंदगी में। नीलम कमरे से बाहर जाते हुए काजल से कहती है, तू अपने पंगे संभाल और मैं अपना काम संभालती हूँ, मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है। काजल के लिए नीलम के मन में खटास साफ जाहिर हो रही होती है। उसी वक्त अनमोल भी अपने माँ से कहता है, मुझे भी कुछ काम है माँ, मैं भी निकलता हूँ। अनमोल को जाता हुआ देख काजल अपने मन में कहती है, तू जिस काम के लिए भी जा रहा है अनमोल, उस काम में तो अड़चन पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि तेरा पाला अब काजल से पड़ चुका है। क्या चाल चलेगी काजल अनमोल के खिलाफ? क्या अनमोल बच पाएगा काजल के अगले वार से? क्या कभी भविष्य में मिल पाएंगे अनमोल और जोया? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अस्पताल से निकलकर अनमोल सीधे अपनी दुकान पर आता है, जहां उसे अपने सामने सलीम उसका इंतजार करते हुए दिखाई पड़ता है। अनमोल को देखकर सलीम उसे कहता है, ऐसे लेट दुकान खोलेगा और मुझे बुलाकर बाहर बिठाएगा तो कैसे चलेगा अनमोल? कब से कह रहा हूं तुझे कि एक सेल्समैन रख ले। अपनी दुकान का शटर का ताला खोलते हुए अनमोल सलीम से कहता है, ये काम भी आप ही को करना पड़ेगा सलीम भाई, क्योंकि कुछ दिन तो मैं ज्यादा ही बिजी रहने वाला हूँ। अनमोल की बात सुनकर सलीम उसे कहता है, चल तेरे लिए ये भी कर देता हूँ, पहले ये बता इतनी सुबह सुबह तूने आखिर मुझे अपनी दुकान पर बुलाया क्यों है? अनमोल अपनी दुकान का शटर उठाते हुए सलीम से कहता है, अंदर चलिए, आपको एक चीज दिखानी है। अनमोल और सलीम दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। दुकान में दाखिल होने पर अनमोल काउंटर के पीछे जाता है और सलीम काउंटर के आगे लगी चेयर पर बैठ जाता है और अनमोल से पूछता है, ऐसी क्या चीज दिखा रहा है भाई तू मुझे? क्या छुपा रखा है तय खाने में? अनमोल उस अंगूठी को काउंटर के बाहर लाकर निकालता है और उस अंगूठी को सलीम के आगे रखते हुए कहता है, ये देखिए सलीम भाई, शाही मोहर कैसी लगी? सलीम उस अंगूठी को अपने हाथ में लेता है और उसे परखते हुए अनमोल को हैरान भरी नजरों से देखते हुए कहता है, मेरे बाप, ये शाही मोहर नहीं, एटम बॉम्ब है। कहां से मिलती है तुझे ये सारी चीजें? पता है तुझे किसकी अंगूठी है ये? हंसते हुए अनमोल सलीम से कहता है, पता है मुझे, बादशाह जहांगीर की अंगूठी है ये। अपने जमाने में इस अंगूठी को वो स्टैम्प की तरह यूज करते थे अपना शाही फरमान भेजने के लिए। सलीम हैरान होते हुए अनमोल से एक और बार पूछता है, लेकिन तुझे ये अंगूठी मिली कहां? आंख मारते हुए अनमोल सलीम से कहता है, मगरमच्छों के बीच में से लड़कर हासिल की है मैंने उससे ये अंगूठी। उस अंगूठी को पहनते हुए सलीम अनमोल से कहता है, ऐसी अंगूठी को पाने के लिए मैं मगरमच्छ तो क्या, डायनासोर के आगे भी कूदने को तैयार हो जाऊं। पहले ये बता, इस अंगूठी का तूने सोचा क्या है? अपने फोन में कॉन्टेस्ट की जानकारी दिखाते हुए अनमोल सलीम से कहता है, ये देखिए, इस कॉन्टेस्ट में मैंने अपनी अंगूठी रजिस्ट्री की है। प्राइस 5 लाख रुपए का है। पैसे जीतने के बाद ये अंगूठी भी बेच देते हैं। उस कॉन्टेस्ट की जानकारी देखते हुए सलीम अनमोल से कहता है, कॉन्टेस्ट में तो मेरे पहचान के लोग भी काफी होंगे। मुझे पता नहीं था कि तेरे पास कोई अंगूठी है भी, वरना मैं तुझे जरूर कहता कि इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, और तुझे इस अंगूठी को बेचने के लिए कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। जो ये लोग कॉन्टेस्ट करा रहे हैं उनसे मेरी काफी अच्छी पहचान है। तेरी अंगूठी वहीं बिकवा दूंगा, या ये भी हो सकता है कि वो लोग ही तेरे पास एक अच्छा ऑफर लेकर आ जाए इस अंगूठी को खरीदने के लिए। सलीम की बात सुनकर अनमोल खुश हो रहा होता है। अनमोल की खुशी को देखकर सलीम उसे कहता है, चल, लगता है तेरी पैसों की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व होने वाली है, और याद है ना, मेरे 10 लाख रुपए तुझे लौटाने भी हैं। अनमोल सलीम से कहता है, हाँ सलीम भाई, याद है, जल्द ही आपका उधार भी चुकता हो जाएगा, पर अभी तो मेरा मामला गरीबी में आटे गीले की तरह चल रहा है। सलीम और अनमोल बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से सूट पहना वही आदमी अनमोल की दुकान पर आता है जो मदन गुप्ता के दुकान से कॉन्टेस्ट की अंगूठी लेकर जाता है। वो आदमी दुकान में बैठे सलीम को देखते हुए कहता है, और सलीम भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी को देखकर सलीम अपना हाथ उठाते हुए कहता है, आदाब राजेश भाई, यूं समझो कि ये दुकान मेरी ही है। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आप कॉन्टेस्ट के लिए इस अंगूठी को कलेक्ट करने आए होंगे, है ना? सलीम की बात सुनकर राजेश उसे कहता है, एकदम सही कहा सलीम भाई, मैं वही काम करने के लिए आया हूँ। बाहर कंपनी की वैन सिक्योरिटी के साथ खड़ी हुई है।
और आप बताइए कैसा चल रहा है आपका धंधा पानी? सलीम अपना हाथ ऊपर की ओर फैलाते हुए राकेश के सामने कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है, बस ऊपर वाले की दुआ है। राजेश अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालकर अनमोल के काउंटर पर रखते हुए कहता है, इन पेपर्स को फिल कर दीजिए और उसके बाद मैं आपका एंटीक लेकर चला जाऊंगा। अनमोल तुरंत ही उन पेपर्स को भर देता है और अपनी रिंग को लिफाफे में अच्छे से पैक कर राजेश को दे देता है। जैसे ही वो पैक करी हुई रिंग राजेश को मिलती है, राजेश उस पर एक स्टिकर लगाता है और अनमोल को एक रसीद देते हुए कहता है, ये आपके एंटीक का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसे संभाल कर रखना। अनमोल के रिंग को अपने हाथ में लेकर राजेश दुकान से बाहर जाते हुए सलीम से कहता है, चलता हूँ सलीम भाई, कल मिलते हैं तारामती बारामती रिजॉर्ट में, जहाँ ये कॉन्टेस्ट हमारी कंपनी करवा रही है। सलीम और राजेश एक दूसरे को हाथ दिखाकर विदा लेते हैं। राजेश की दुकान से जाते ही सलीम भी अपनी जगह से उठते हुए अनमोल से कहता है, चल अब मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है, सिकंदराबाद जाना है, कल मिलते हैं कॉन्टेस्ट में और फिर उसके बाद जश्न मनाएंगे। सलीम के जाते ही अनमोल अपने जेब से फोन निकालकर जोया की तस्वीर देखने लगता है। उस तस्वीर को देख अनमोल भावुक होते हुए कहता है, तेरे बिना क्या जश्न मनाऊं जोया, तेरे बिना तो अब जैसे जिंदगी भी अधूरी लगने लगी है। भावुक होते हुए अनमोल जोया की तस्वीर को चूमता है। जोया पौंडीचेरी के आश्रम में अपने कमरे में एकांत बैठी अनमोल की तस्वीर को बड़े प्यार से देख रही होती है। उस तस्वीर को देखकर जोया उसे चूमते हुए कहती है, पता नहीं कैसा होगा तू अनमोल, अपना ख्याल रख भी रहा है कि नहीं, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। पता नहीं क्यों आजकल तेरी बहुत याद सता रही है मुझे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तेरी यादें और भी मेरे दिल को सताए जा रही हैं। जोया अपनी तन्हाई में बैठी अपना गम अनमोल की तस्वीर के सामने बयां कर ही रही होती है कि तभी जोया को बाहर से बच्चों का शोर सुनाई पड़ता है। बच्चों का शोर सुनकर जोया बाहर की ओर जाती है। जैसे ही जोया अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसे सारा आश्रम गुब्बारों से भरा हुआ दिखाई देता है, जहां बच्चे केक काट रहे होते हैं और नाच गा रहे होते हैं। बच्चों को वहां जश्न मनाता हुआ देख जोया वहां ठहरे थापा से पूछती है, थापा ये क्या हो रहा है, आज किसी का बर्थडे है क्या? उसी वक्त बच्चों के बीच से निकलते हुए आकाश जोया से कहता है, आज किसी का बर्थडे नहीं है, बस जश्न का मूड किया तो बच्चों के पास चला आया। क्या सेलिब्रेशन करने के लिए भी कोई ओकेजन की जरूरत होती है? एक धीमी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए जोया आकाश को कहती है, ठीक कहा आपने, इंसान को अपनी खुशी जाहिर करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग जश्न मनाएं, मैं अंदर अपने कमरे में जाती हूँ। कमरे के अंदर जोया को जाता हुआ देख आकाश जोया से कहता है, आप नहीं मनाएंगे हमारे साथ जश्न? आकाश की बात सुनकर जोया के चेहरे पर एक मायूसी सी छा जाती है। वो अपना सिर हिलाते हुए कमरे में जाती हुई कहती है, मेरे नसीब में अब जश्न मनाना नहीं है, खुदा हाफिज। आकाश को अपना जवाब देकर जोया अंदर से अपना दरवाजा बंद कर लेती है। जोया को ऐसे मायूस देख आकाश अपने आप से कहता है, जरूर आपकी उदासी के पीछे कोई गहरा राज छुपा है जोया मैडम, और ये आकाश मित्तल इस मामले की तह तक जाकर ही रहेगा कि आखिर आपकी उदासी का कारण क्या है और क्यों आप जश्न मनाने से इतना कतरा रही हैं। अनमोल अपनी दुकान पर बैठा एंटीक्स की लिस्ट बना रहा होता है। तभी काजल वहां आती है और अनमोल से कहती है, हेलो अनमोल, क्या कर रहे हो? तुम हॉस्पिटल से ऐसे क्यों चले आए और तुम्हारी कल डील का क्या हुआ? काजल के चेहरे पर मुस्कान देख अनमोल अपने गुस्से को शांत करते हुए उसे कहता है, कल मेरी डील सही नहीं हुई काजल, लाखों का नुकसान हो गया मेरा। अनमोल की बात सुनकर काजल अफसोस करने का नाटक करते हुए कहती है, डील कैंसिल हो गई? पर कैसे? अनमोल के चेहरे को देखते हुए काजल उससे कहती है, उदास मत हो अनमोल, लाइफ में और भी मौके मिलेंगे और जरूर तुम एक दिन कामयाब होगे, देखना। काजल की बात सुन अनमोल उसे मुस्कुराते हुए देखता है और उसे कहता है, तुम यहीं रुको काजल, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। अनमोल को वहां से जाता हुआ देख काजल तुरंत ही हरकत में आती है। वो अपनी जेब से एक माइक्रोफोन निकालती है। उस माइक्रोफोन को निकालकर काजल अनमोल के काउंटर के पास जाती है और उस माइक्रोफोन को अनमोल के काउंटर के नीचे लगा देती है। उस माइक्रोफोन को अनमोल के काउंटर के नीचे फिट कर काजल अपने आप से कहती है, तेरा कोई काम कोई डील मैं सफल होने नहीं दूंगी अनमोल। मुझे पता करना ही है कि तू आगे क्या करने जा रहा है और जो भी तू करेगा मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। तभी पीछे से अनमोल वहां आता है और काजल से कहता है, वहां काउंटर के पास क्या कर रही हो काजल, यहाँ आओ। काजल हंसते हुए अनमोल से कहती है, मेरे पापा का अभी कॉल आया था अनमोल,
उन्होंने मुझे अभी बुलाया है, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में जरूर मिलूंगी। अनमोल से अपनी बात कहकर काजल तुरंत ही वहां से चली जाती है। जैसे ही काजल अनमोल की दुकान के बाहर जाती है, अनमोल अपने काउंटर के पास जाता है और उसके नीचे लगा माइक्रोफोन निकालकर उसे ऑफ करते हुए कहता है, दूध का जला छाछ फूक फूक कर भी पीता है काजल। काम होते ही 9 तो 11 हो गई और अब देख तेरी चाल तुझ पर कैसे भारी पड़ने वाली है। तूने एक जख्मी शेर को ललकारा है, अब बस देखती जा वो क्या क्या करता है। जैसे ही अनमोल उस माइक्रोफोन को अपने हाथ में लेता है, उसके चेहरे पर एक शातिर हंसी आ जाती है। कैसे काजल की चाल उसी पर चलाएगा अनमोल? क्या अनमोल पैसे कमाने के मकसद में होगा कामयाब या काजल खेलेगी कोई और नया दांव? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। साजिश के तहत जिस माइक्रोफोन को काजल ने अनमोल की दुकान में छुपा रखा था, वो माइक्रोफोन अनमोल के हाथ लग जाता है। अनमोल उस माइक्रोफोन को अपने काउंटर के ऊपर रखते हुए अपने आप से कहता है, तुम यही जानना चाहती हो ना काजल कि मैं क्या करने वाला हूँ? मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? तो चलो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मुस्कुराते हुए अनमोल उस माइक्रोफोन को वापस ऑन कर देता है और उसे वहीं लगा देता है जहां काजल ने उसे छुपा कर रखा था। अनमोल की दुकान से कुछ ही दूर काजल अपने पिता की दुकान पर हेडफोन लगाए बैठी होती है। काजल का सारा ध्यान कानों में लगे हेडफोन से बातें सुनने में केंद्रित होता है। काजल को यूं हेडफोन में कुछ सुनता हुआ देख मदन गुप्ता उससे पूछता है, क्या कर रही है काजल? ऐसे यूं हेडफोन में मग्न होकर क्या सुन रही हो? काजल मदन गुप्ता को चुप कराते हुए कहती है, चुप करिए पापा, बहुत जरूरी काम कर रही हूं मैं। ताना मारते हुए मदन गुप्ता काजल से कहता है, गाने सुनना कौन सा जरूरी काम हो गया है आजकल? काजल मदन गुप्ता को समझाते हुए कहती है, गाने नहीं पापा, दुश्मन की हरकत पर नजर रख रही हूँ, क्योंकि दुश्मन की जानकारी ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। हंसते हुए मदन गुप्ता काजल से कहता है, ये हुई ना तू मेरी बेटी, दुश्मनी भी करना तो शिद्दत के साथ, पर ये दुश्मन है कौन? तभी काजल को अपने हेडफोन से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिसमें अनमोल अपने दुकान पर आए ग्राहक के साथ बातें कर रहा होता है। काफी देर हो चुकी होती है, काजल बस अपने कान में यूं ही हेडफोन लगाए अनमोल की बातें सुन रही होती है। कुछ घंटे बीत जाने पर काजल के सब्र का बांध मानो टूट पड़ता है और वो झल्लाते हुए कहने लगती है, इसके पास से तो मुझे कुछ नहीं मालूम हो रहा, पता नहीं मेरी ये तरकीब काम आएगी भी या नहीं। काजल की बात सुनकर मदन गुप्ता उसका हौसला बढ़ाते हुए कहने लगता है, सब्र करना पड़ता है, जब अपने दुश्मन को मात देनी होती है तो काफी सब्र करना पड़ता है, और याद रख सब्र का फल मीठा ही होता है। मदन गुप्ता की बात सुनकर काजल धैर्य दिखाते हुए वापस हेडफोन से अनमोल की बातें सुनने लग जाती है। अनमोल अपनी दुकान पर ग्राहक अटेंड कर रहा होता है। ग्राहक अनमोल की दुकान से एक फूल का वास खरीद कर ले जा रहा होता है। जैसे ही ग्राहक अनमोल के दुकान से चला जाता है, अनमोल उस माइक्रोफोन को देखकर हंसते हुए अपने मन में कहता है, क्या हुआ काजल, अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे खिलाफ जिससे तुम अपनी साजिश रख सको? चलो ठीक है, मैं अभी तुम्हारा इंतजार खत्म कर देता हूँ। उसी वक्त अनमोल को सलीम का कॉल आता है। अनमोल सलीम का कॉल उठाते हुए कहने लगता है, हेलो सलीम भाई, मेरे पास जो शाही मोहर वाला नायाब अंगूठी है उसे मैंने आज कॉन्टेस्ट में भेज दिया है। अनमोल अपने फोन में देखते हुए एक नंबर कहने लगता है, अरे सच में भेज दिया है सलीम भाई? यकीन ना हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर बोलूं आपको मेरे रिंग का? सुनिए, 54321569। हुआ यकीन आपको? मैं दोबारा बोलता हूँ, 54321569। देखना ये कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतूंगा। चलिए फिर मिलते हैं तारामती बारामती रिजॉर्ट में। इतना कहकर अनमोल अपना फोन काउंटर के ऊपर रखकर उस माइक्रोफोन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया काजल, अब तुम अपना काम आराम से कर सकती हो। अपने मन में काजल के बारे में सोचते हुए अनमोल भिन्न भिन्न मुस्कुरा रहा होता है। मदन गुप्ता की दुकान पर काजल अपने कानों से हेडफोन हटाते हुए अपने आप से कहती है, ओ तो अनमोल इस कॉन्टेस्ट को जीतने में लगा हुआ है, पर मैं भी उसे ये कॉन्टेस्ट जीतने नहीं दूंगी। काजल का हेडफोन निकालता हुआ देख मदन गुप्ता उससे पूछता है, क्या हुआ काजल, मिल गई तुझे दुश्मन की जानकारी? हंसते हुए काजल मदन गुप्ता से कहने लगती है, जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है पापा, अब देखना
मैं अपने दुश्मन का क्या हाल करती हूँ। काजल का जवाब सुनकर मदन गुप्ता उसे कहता है, बेटा तू तेरी दुश्मनी अच्छे से निभा, तब तक मैं दुकान के अंदर वाले कमरे में जाता हूँ, वहाँ कुछ एंटीक्स निकालने हैं मुझे। जैसे ही मदन गुप्ता दुकान के अंदर वाले कमरे में चला जाता है, काजल दुकान से बाहर चली जाती है। अनमोल अपने दुकान पर बैठा ही होता है, तभी काजल फिर से वहां आती है। अनमोल के पास आकर काजल उसे कहती है, हाय अनमोल, आई एम बैक। मैं अभी बाहर जा रही हूँ अपने किसी काम से, मेरे साथ चलोगे? काजल की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, नहीं काजल, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद कुछ जरूरी काम है। अपने कंधे उठाते हुए काजल अनमोल से कहती है, इट्स ओके, मैं अभी अकेले चली जाती हूँ, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? सर हिलाते हुए अनमोल पानी लेने दुकान के दूसरे ओर जाता है। जब तक अनमोल पानी ले रहा होता है, काजल अपना माइक्रोफोन अनमोल के काउंटर के पास से निकाल लेती है और अपने पर्स में डाल लेती है। अनमोल काजल के पास पानी लेकर आते हुए उसे कहता है, ये लो पानी। काजल पानी पीते हुए अनमोल से कहती है, थैंक यू सो मच अनमोल, काफी प्यास लग रही थी मुझे, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। अनमोल से बात कर काजल वहां से चली जाती है। उसे जाता हुआ देख अनमोल काउंटर के नीचे माइक्रोफोन देखने लगता है, जिसे वो वहां नहीं पाता। तभी अनमोल अपने आप से कहता है, ओह, तो ये यहाँ माइक्रोफोन लेने आई थी, पूरे अपने बाप पर गई है। एक ये लड़की है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर लगी हुई है, फिर भी ना चाहते हुए भी मुझे इसके करीब रहना पड़ रहा है। और एक जोया थी जिसे बस मेरी ही परवाह थी, और मैंने दुखी करके उसे अपने आप से दूर कर दिया। पता नहीं अभी क्या कर रही होगी वो। जोया छोटू को अपने गोदी में लिए पौंडीचेरी के एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक मोटे से पुलिस हवलदार से लड़ रही होती है, जो जोया की कंप्लेंट लिख नहीं रहा होता है। चिल्लाते हुए जोया उस हवलदार से कहती है, अरे साहब, आप मेरी कंप्लेंट लिखोगे कि नहीं? मैं कल भी आई थी आपके पास, और कल भी आपने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी थी। उस गाड़ी का नंबर मैंने आपको दे दिया था, और क्या उस आदमी को गर्दन पकड़कर आपके थाने तक लाऊं? कहो तो वो भी कर देती हूँ। झिड़कते हुए वो मोटा हवलदार जोया से कहता है, चलो यहाँ से निकलो, बोला ना कोई कंप्लेंट नहीं बनती है, छोटा एक्सीडेंट है, मामले को रफा दफा करो, चलो। हवलदार का लहजा सुनकर जोया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस हवलदार से कहती है, क्या बोला? छोटा एक्सीडेंट? ये छोटू तुम्हारा पोता रहता था तो ऐसे ही बोलते थे, और क्या तुम्हारे बाबा की जागीर है जो ऐसा बात कर रहे मेरे से? और कितने पैसे खाए वो बड़ी गाड़ी वाले से? जोया की बात सुनकर वो हवलदार अपनी जगह से उठते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहता है, बोला ना जाओ यहाँ से, एक बार बोले तो समझ में नहीं आती, निकलो। जोया पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हुए कहती है, ठहर बेटा, तेरे को तो प्राइम मिनिस्टर से पकड़ती मैं, ठहर। जोया की गोदी में बैठा छोटू उसे पूछने लगता है, क्या हुआ जोया दीदी, वो हमें ऐसे क्यों बाहर निकाल रहे हैं? जोया छोटू को समझाते हुए कहती है, कुछ नहीं छोटू, पैसे की दुनिया है सब, पैसे वाले की कार है ना, इसलिए मेरी कंप्लेंट तक नहीं लिख रहा। और वो पैसे वाला कहीं भी क्यों ना छुपा हो, उसे तो मैं ढूंढकर सबक सिखाकर ही रहूंगी। जोया ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ती। इतना कहकर जोया वहां से छोटू के साथ आश्रम चली जाती है। जोया के वहां से जाते ही आकाश मित्तल उस पुलिस स्टेशन में आता है और उस हवलदार से कहने लगता है, क्या हुआ उस एक्सीडेंट के बारे में? उन आश्रम के लोगों को तो नहीं पता चला ना? हवलदार आकाश मित्तल से कहता है, वो आश्रम से जोया आई थी सर, हमने उसे डांट कर भगा दिया, पर आपका कंप्लेंट नहीं लिया। आकाश मित्तल उस हवलदार पर गुस्सा करते हुए कहता है, अगली बार जब जोया इस पुलिस स्टेशन में आए तो उनसे तमीज से बात करना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हवलदार घबराते हुए आकाश से कहता है, जी सर, जी समझ गया। आकाश मित्तल पैसों की 2 गड्डी उस हवलदार के सामने रखते हुए कहता है, आपस में सभी बांट लेना। इतना कहकर आकाश उस पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। काजल तारामाती बारामाती रिजॉर्ट पहुंचती है, जहां पर कुछ देर बाद ही कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला होता है। उस रिजॉर्ट में टहलते हुए काजल सोचने लगती है, ऐसे अनमोल को मैं इस कॉन्टेस्ट को जीतने से रोकूं। उसकी बातों से तो लग रहा था कि उसके पास वाकई में एक नायाब रिंग है। मुझे कैसे भी करके उसके रिंग को डैमेज करना होगा, जैसे मैंने उसके सिक्के के साथ किया था। उसके रिंग पर लगा पैकेट नंबर तो है ना मेरे पास, पर मैं उसके रिंग तक पहुंचूंगी कैसे? तभी काजल अपने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड को फोन पर बात करते हुए सुनती है, भाई साहब, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा और कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए मुझे। मेरे घर पर जाकर आपको क्या मिलेगा? ले दे के एक फ्रिज, एक टीवी ही तो है। उन चीजों से तो आपको आधे पैसे भी नहीं मिलने वाले।
मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे घर मत जाइए। उस सिक्योरिटी गार्ड के फोन पर एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुझे एक शरीफ आदमी समझकर पैसे दिए थे, पर तेरी जुए की लत और शराब की आदत के आगे तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मेरे पैसे मैं अच्छे से वसूल करना जानता हूँ, अब फोन रख। उसी वक्त काजल उस सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर उससे पूछती है, कर्जा है कितने का? हकलाते हुए सिक्योरिटी गार्ड काजल से कहता है, ये 1 लाख का कर्जा है। काजल अपने पर्स से तुरंत ही एक पैसों की गड्डी निकालती है और उस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में थमाते हुए कहती है, ये लो 50,000 रुपए। उन पैसों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड खुश हो रहा होता है, पर तभी काजल उसे कहती है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इन पैसों के बदले मेरा काम करना होगा तुम्हें। और भी पैसे मिलेंगे, पर मेरा काम होने के बाद। संदिग्ध भरी नजरों से वो सिक्योरिटी गार्ड काजल को देखते हुए पूछता है, पर मुझे करना क्या होगा? उस सिक्योरिटी गार्ड को काजल एक नंबर थमाते हुए कहती है, इस कॉन्टेस्ट में जो रिंग रखे हुए हैं उनमें से इस नंबर वाली रिंग को तुम्हें डैमेज करना होगा। कहो, कर पाओगे? अनमोल ने खुद क्यों दिया काजल को अपने रिंग का नंबर? क्या वापस काजल हो पाएगी अपने मकसद में कामयाब? और क्या जोया जान पाएगी आकाश की असलियत? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। काजल उस सिक्योरिटी दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। काजल उस सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर अनमोल के नंबर की रिंग डैमेज करने के लिए जैसे ही कहती है, वो सिक्योरिटी गार्ड हैरान भरी नजरों से काजल को देखने लगता है। काजल अपने पैसे उस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से लेते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लाओ मेरे पैसे। उन पैसों को वापस अपने हाथ में लेते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड काजल से कहता है, अरे क्यों नहीं हो पाएगा मैडम आपका काम? लखन हर काम कर सकता है। शक भरी नजरों से काजल लखन को देखते हुए कहती है, तुम कर पाओगे ये काम? इतनी सिक्योरिटी जो है यहाँ। हंसते हुए लखन काजल से कहता है, आप अपने काम के लिए एकदम सही इंसान के पास आई हो मैडम, क्योंकि जिस कमरे में उन सारे एंटीक्स को रखा गया है उस कमरे का गार्ड मैं ही हूँ। अभी कुछ देर बाद शिफ्ट उसी कमरे के बाहर लगने वाली है। लखन की बात सुनकर तो मानो काजल का मन गदगद हो उठता है। खुशी के मारे काजल लखन से कहती है, मेरा ये काम कर दो, उसके बाद अपने बाकी के पैसे ले जाना। काजल के दिए हुए पैसों को लखन लालच भरी नजरों से देखते हुए कहता है, 1 लाख रुपए के लिए मैं एक रिंग तो क्या, बड़ी से बड़ी हेरा फेरी करने के लिए तैयार हूँ। उसी वक्त काजल अपने पर्स से एक छोटा कटिंग प्लायर निकालते हुए लखन को देती है और बड़े ध्यान से उसे समझाते हुए कहती है, छोटी सी हेरा फेरी करनी है बस, उस रिंग को इस कटिंग प्लायर से अच्छे से बीच से काटना, समझे? काजल की बात गौर से समझते हुए लखन उसे कहता है, अनपढ़ हूँ पर सब समझ गया मैडम, वो रिंग यहाँ टूटेगी और कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएगी। बस आप अपना नंबर मुझे दे दो, काम के बाद कॉल करूंगा। काजल लखन को अपना नंबर देते हुए इत्मीनान से वहां से चली जाती है, मानो काजल ने ये निश्चित कर लिया हो कि अनमोल इस कॉन्टेस्ट में हारेगा जरूर। कॉन्टेस्ट शुरू होने में कुछ देरी का वक्त होता है। अनमोल अपने पिता का आशीर्वाद लेने अस्पताल आता है। वो देखता है कि उसके पिता बेड पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। चंदा भी राघवेंद्र के बाजू कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही होती है। दबे पांव अनमोल राघवेंद्र के पास जाता है ताकि किसी की नींद खराब ना हो। राघवेंद्र के पास पहुंचकर अनमोल उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत जरूरी है पापा, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अनमोल चुपचाप उस कमरे से बाहर जाने लगता है। जैसे ही अनमोल अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर जाने लगता है, तभी उसे वहां बिल बॉय रोकते हुए कहता है, अनमोल सर 1 मिनट रुकिए। बिल बॉय अनमोल की ओर तेजी से आते हुए उसके हाथ में कुछ पेपर्स थमाते हुए कहता है, कल आपके फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना है। आपको करीब 32 लाख रुपए हॉस्पिटल को पे करने हैं, जिसका हाफ पेमेंट आपको आज ही करना होगा। उन पेपर्स को देखते हुए अनमोल उस बिल बॉय से कहता है, देखिए कल तक मैं आपका सारा बिल भर दूंगा, मुझे कल तक का टाइम दे दीजिए। अपनी बात पर अड़ते हुए बिल बॉय अनमोल से कहता है, देखिए सर, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं। यहाँ के कुछ कायदे कानून होते हैं, प्लीज आप बात को समझिए।
आज कैसे भी करके आपको ये बिल पे करना ही होगा। अनमोल गुस्से में आते हुए उस बिल बॉय से लड़ने जा ही रहा होता है, पर तभी नीलम वहां आती है और उस बिल बॉय को अपना फोन देते हुए कहती है, ये लो 1 मिनट बात कर लो। जैसे ही बिल बॉय फोन पर बात करता है, उसे सामने से एक शख्स फोन पर कहता है, मैं हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ। राघवेंद्र नाम के पेशेंट जब डिस्चार्ज होंगे तब उनका सारे बिल का सेटलमेंट करना, अभी नहीं। बिल बॉय फोन पर अपने मैनेजिंग डायरेक्टर की बात सुनकर कहता है, ओके सर जी, जैसा आप कहें। जैसे ही फोन पर बात खत्म होती है, नीलम उस बिल बॉय से पूछती है, हो गई अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से बात, अब जाओ यहाँ से। नीलम की बात सुनकर बिल बॉय वहां से चला जाता है। नीलम अनमोल की आंखों में देखते हुए कहती है, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, कल तक पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए अनमोल। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि उससे तुम्हारा कुछ खास काम निकल सकता है। नीलम को रोकते हुए अनमोल उसे कहता है, और कितने एहसान करोगी मुझ पर नीलम, तुम्हारे एहसानों तले गले तक डूब चुका हूँ। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए काफी है। एक कॉन्टेस्ट है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और इस कॉन्टेस्ट ने मुझे काफी उम्मीद दी है कि मेरा यहाँ से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अनमोल के कॉन्टेस्ट की बात सुनकर नीलम उसे पूछती है, कॉन्टेस्ट? वाओ, मुझे पूरा यकीन है कि ये कॉन्टेस्ट तुम ही जीतोगे। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ अनमोल, क्या मैं उस कॉन्टेस्ट में आ सकती हूँ? अनमोल सोचते हुए अपना फोन जेब से निकालकर नीलम को कुछ भेजता है और उसे कहता है, एड्रेस सेंड किया है कॉन्टेस्ट का, तुम्हारे पास वक्त हो तो आ जाना। मुस्कुराते हुए नीलम अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी अनमोल को सलीम का कॉल आता है। वो सलीम का कॉल उठाते हुए कहता है, बस अभी आ रहा हूँ सलीम भाई, हॉस्पिटल के नीचे ही उतर रहा हूँ। अनमोल बड़े प्यार से नीलम को देखते हुए कहता है, मुझे देरी हो रही है, सलीम भाई मेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। नीलम से अपनी बात कर अनमोल वहां से जाने लगता है। जाते हुए नीलम अनमोल को देखते हुए कहती है, भले ही तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ना हो अनमोल, पर मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है। तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, पर मैं नहीं। पौंडीचेरी के आश्रम में जोया चारों ओर अपना फोन तलाश रही होती है। तभी उसे अपना फोन छोटू के हाथ में दिखाई देता है। वो छोटू को डांटते हुए उसे कहती है, मेरे फोन को कब से मैं यहाँ वहां ढूंढ रही हूँ, पढ़ाई लिखाई तो करना है नहीं तुझे, बस हर बार वीडियो गेम ही खेलना है, ला फोन दे मुझे। छोटू जोया से कहता है, नहीं जोया दीदी, मैं वीडियो गेम नहीं खेल रहा था, वो अपने आकाश भैया है ना, उनको फेसबुक पर देख रहा था मैं। ये देखो दीदी, आकाश भैया के पास कितनी सारी कारें हैं। नाराज होते हुए जोया छोटू के हाथ से फोन लेते हुए कहती है, चुपचाप इधर फोन दे, पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस लोगों की कारें देखना है। जैसे ही जोया छोटू के हाथ से फोन लेती है, तभी उसे आकाश की एक तस्वीर दिखाई देती है, जहां वो एक कार के साथ खड़ा होता है। गौर से जोया उस कार के नंबर को देखती है, तभी उसे पता लग जाता है कि छोटू का एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि आकाश ही है। उस कार के नंबर को देखते हुए जोया अपने आप में कहने लगती है, ओह, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट आकाश मित्तल है, तो ये है वो रईसजादा जिसने छोटू का एक्सीडेंट किया था। आने दो इसे, देखना कैसे सबक सिखाती हूँ। जोया को फुसफुसाता हुआ देख छोटू उसे पूछता है, क्या हुआ दीदी, किससे सबक सिखाने की बात कर रही हो आप? जोया अपना सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं छोटू, बस किसी को छठी का दूध याद दिलाना है, किसी की सारी अमीरी उतारनी है। थापा से बोल छोटू कि जोया दीदी ने वेद की छड़ी लाने को कहा है। सलीम और अनमोल कॉन्टेस्ट अटेंड करने रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें हर जगह मीडिया के कैमरे दिखाई दे रहे होते हैं। दोनों ही रिजॉर्ट के गेट से होते हुए पीछे गार्डन की ओर जाते हैं, जहां कॉन्टेस्ट में आए शहर के सभी नामी गिरामी एंटीक्स के व्यापारी उस गार्डन में बैठे होते हैं। काजल भी मदन गुप्ता के साथ उसी गार्डन में बैठी होती है। अनमोल उन्हें देखते हुए सलीम के साथ गार्डन में रखे चेयर्स पर बैठ जाता है। अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए सलीम अनमोल से कहता है, काफी जबरदस्त कॉन्टेस्ट अरेंज किया है कंपनी वालों ने, अगर तू जीतेगा तो तेरी तस्वीर अखबार में आएगी। बेसब्र होते हुए अनमोल सलीम से कहता है, आखिर कब होगा कॉन्टेस्ट खत्म, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। सलीम अनमोल को शांत कराते हुए कहता है, बस थोड़ी देर रुक जा, कुछ ही देर बाद यहाँ स्टेज पर सभी एंटीक्स को लाया जाएगा और उनमें से सिर्फ 3 एंटीक्स को ही प्राइज दिया जाएगा। लखन उस रूम की ओर जाने लगता है जहां वो सभी रिंग्स रखे होते हैं। उस रूम की ओर जाते हुए लखन को वहां पर कई सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े दिखाई देते हैं, पर अपने साथी को देख अन्य गार्ड्स को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं होती कि लखन उस कमरे में किसी रिंग को क्षतिग्रस्त करने जा रहा है।
अंत में लखन उस कमरे के बाहर पहुंच जाता है जहां उसका एक साथी उसका इंतजार करते हुए कहता है, अरे लखन, कहाँ था तू? तेरी शिफ्ट यहाँ पर लगी हुई है, तुझे पता नहीं है क्या? लखन चिढ़ते हुए अपने साथी से कहता है, हाँ हाँ पता है, अब आ गया हूँ ना अपने काम पर, अब तू जा, मैं अपनी शिफ्ट करता हूँ। लखन का साथी उसे एंटीक्स के कमरे की चाबी देते हुए कहता है, ये ले रूम की चाबी, कुछ ही देर में कंपनी के लोग आते ही होंगे एंटीक्स लेने। जैसे ही लखन का साथी उसे चाबी देकर वहां से जाता है, लखन अपने दाएं बाएं देखते हुए एंटीक्स के कमरे में घुस जाता है और जिस नंबर के रिंग को काजल ने काटने के लिए कहा था, उस रिंग के पैकेट को खोलता है और उस रिंग को कटिंग प्लेयर से काट देता है। उस रिंग को काटते हुए लखन अपने आप से कहता है, भिखारी को भीख जितनी मिली उतनी थी और आज तो मेरा जैकपॉट ही लग गया, मेरे 1 लाख पक्के हो गए। जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, कॉन्टेस्ट के लोग यहाँ आते ही होंगे। लखन तुरंत ही उस रिंग को पैक कर देता है और चुपचाप उस कमरे के बाहर निकल आता है। कमरे के बाहर आकर लखन अपने जेब से फोन निकालकर काजल को फोन लगाते हुए कहता है, नमस्ते मैडम, हो गया आपका काम, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने किया है। दूसरी ओर से काजल फोन पर कहती है, गुड, कॉन्टेस्ट होने के बाद मुझे पीछे स्विमिंग पूल के पास आकर मिलना, बाकी के पैसे तुम्हें वहीं मिलेंगे। जैसे ही लखन अपना फोन रखता है, पीछे से कॉन्टेस्ट के लोग वहां आते हैं और उसे कहते हैं, सिक्योरिटी, वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ, दरवाजा खोलो, कॉन्टेस्ट के लिए एंटीक्स ले जाना है हमें। लखन उनकी ओर भागते हुए एंटीक्स का दरवाजा खोलते हुए कहता है, कुछ नहीं साहब, वो बस गश्त लग रहा था। देखते ही देख वहां आए सभी लोग सावधानी से वहां से सभी रिंग्स स्टेज की ओर ले जाते हैं। क्या सच में अनमोल की रिंग हो गई है डैमेज? क्या अनमोल के पैसों की आस अब हो जाएगी खत्म? काजल के चाल के बाद अब आगे क्या करेगा अनमोल? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। कमरे से निकलकर सभी एंटीक्स को बाहर स्टेज पर लगाया जाता है। मीडिया के सभी कर्मी वहां रखे सभी एंटीक्स की तस्वीरें खींच रहे होते हैं। तभी वहां 3 जज आते हैं और एक एक कर सभी नायाब रिंग्स को परखने लगते हैं। जजेस को देखते हुए अनमोल काफी भयभीत हो रहा होता है। पास में बैठा सलीम अनमोल के कंधे पर मारते हुए उसे कहता है, अरे क्यों इतना नर्वस हो रहा है? तेरी जो अंगूठी है हैदराबाद में किसी के पास नहीं है, तू बेफिक्र होकर बैठ, ये कॉन्टेस्ट भी जीतेगा और तेरी अंगूठी भी यहीं बिकेगी, देखना। सलीम की बात सुनकर अनमोल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसी गार्डन में कुछ ही दूर पर मदन गुप्ता के साथ बैठी काजल अनमोल के हंसते हुए चेहरे को देखकर कहती है, जितना हंसना है हंस ले अनमोल, क्योंकि कुछ देर बाद तेरी सारी हंसी गायब होने वाली है। अच्छी तरह से सभी एंटीक्स को परखने के बाद कॉन्टेस्ट के जज 3 रिंग्स को लोगों के सामने रखते हैं। जजेस के अलावा किसी को नहीं पता होता कि वो 3 रिंग्स किसकी होती है। तभी उस स्टेज पर खड़ी होस्ट माइक पर कहती है, तो हमें हमारे 3 विनर्स मिल चुके हैं, जिसके नाम अभी हमारे स्पेशल गेस्ट श्री सुब्रमण्यम नायडू जी घोषित करेंगे और एक एक कर सभी विजेता का रिंग सबको दिखाएंगे। स्टेज के बीचों बीच बैठा 60 साल का शख्स अपनी कुर्सी से उठकर माइक की ओर जाता है और अपने हाथ में विजेताओं की पर्ची और रिंग्स होस्ट से लेते हुए कहता है, इस कॉन्टेस्ट के 3 विनर्स का नाम है। 3rd प्लेस पर आए हैं प्रदीप अग्रवाल। विजेता का नाम सुनते ही वहां बैठे सभी लोग तालियां मारना शुरू कर देते हैं। तभी सुब्रमण्यम नायडू विजेता का दूसरा नाम पढ़ते हुए कहते हैं, रनर अप एंटीक के विजेता है सेठ घनश्याम दास। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच गार्डन में बैठे सभी लोगों के बीच घनश्याम दास उठकर सभी को नमस्ते कर रहा होता है। देखते ही देखते विजेता का नाम सुनने के लिए वहां चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। मदन गुप्ता से लेकर अनमोल सभी की नजर सुब्रमण्यम नायडू पर गड़ जाती है। तभी सुब्रमण्यम नायडू उस पर्ची में देखते हुए कहता है, और ये कॉन्टेस्ट के विनर हैं अनमोल। अनमोल का नाम सुनते ही वहां बैठे काजल और मदन गुप्ता के होश ही उड़ जाते हैं। तभी सुब्रमण्यम नायडू स्टेज से एक जानकारी साझा करते हुए कहते हैं, एक और रिंग आई थी हमारे पास जो शायद 3rd प्राइज जीत सकती थी, पर अफसोस वो जीत नहीं पाई क्योंकि वो रिंग हमें डैमेज मिली और उस रिंग के ओनर हैं श्री मदन गुप्ता जी। जैसे ही काजल ये इंफॉर्मेशन सुनती है, वो गुस्से से लाल हो जाती है। मदन गुप्ता हैरान होते हुए काजल से कहता है, मेरी अंगूठी,
वो टूट कैसे गई? अभी इन कॉन्टेस्ट वालों को देखता हूं मैं। खुशी के मारे सलीम और अनमोल एक दूसरे के गले लगते हैं और तभी सलीम अनमोल से कहता है, कहा था ना तुझसे कि तू ही जीतेगा ये कॉन्टेस्ट। जा स्टेज पर जाकर अपना इनाम ले ले। हंसते हुए अनमोल मुड़कर काजल की ओर देखता है, जो अनमोल की जीत के बाद वहां से गुस्से से उठकर जा रही होती है। काजल को देखते हुए अनमोल अपने मन में कहता है, जरूर ये मदन गुप्ता की रिंग काजल की वजह से टूटी है। अगर तुम अपना माइक्रोफोन मेरे दुकान पर नहीं लगाती तो कैसे मुन्ना से मिली तुम्हारे पापा की रिंग की जानकारी तुम्हें कैसे देता? बेचारी अपने ही बाप का नुकसान कर बैठी। मेरे लिए गड्ढा खोदा था और खुद ही उसमें गिर गई। काजल गुस्से से निकलते हुए स्विमिंग पूल की ओर चली जाती है। स्विमिंग पूल के पास जाने पर काजल गुस्से से लखन को कॉल कर रही होती है। तभी लखन वहां से गाना गाते हुए आता है, तुमने पुकारा और हम चले आए। ए मैडम, देखा मैडम कैसे सफाई से काटा है मैंने उस अंगूठी को। हो गया ना आपका काम, अब दे दीजिए मेरे बाकी के पैसे। जैसे ही लखन काजल के नजदीक आकर खड़ा होता है, काजल को लखन के पास से शराब की बदबू आती है। लखन काजल से पैसे मांग रहा होता है। दीजिए ना मैडम, मेरे पैसे मुझे दीजिए। जोर से तमाचा मारते हुए काजल लखन से कहती है, बेवकूफ आदमी, रात होने तक वेट नहीं कर सकता था? नशे में तूने मेरी ही रिंग काट डाली। चौंकते हुए लखन नीलम से कहता है, अरे मैडम, पैसों की खुशी में पी जरूर है, पर नशे में कोई गलत काम नहीं किया। आपने जो नंबर दिया था वही रिंग काटी है मैंने। अपने दांत पीसते हुए काजल लखन को एक और तमाचा मारते हुए कहती है, यू ब्लडी फूल, गलती करते हो और ऊपर से सफाई देते हो। पता है मेरा कितने लाखों का नुकसान हो गया? लखन अपने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से से काजल से कहता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। मैंने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर तुम्हारा काम किया है, अब लाओ मेरे पैसे। गुस्से में आते हुए काजल वहां से जाने लगती है। तभी काजल का रास्ता रोकते हुए लखन उसे कहता है, कहा ना दो मेरे पैसे। उंगली दिखाते हुए काजल लखन से कहती है, ज्यादा होशियारी की तो पुलिस में दे दूंगी, रास्ता छोड़ मेरा। लखन अपना कॉलर ऊपर करते हुए काजल से कहता है, अनपढ़ जरूर हूँ पर बेवकूफ नहीं, और ये पुलिस की धमकी किसी और को जाके देना। पुलिस में जाओगी तो सबसे पहले खुद ही फंसोगी, समझी? लखन अपना काम करना भी जानता है और अपने पैसे निकलवाना भी। तुरंत ही लखन काजल के पर्स से एक पैसों की गड्डी निकाल लेता है। जैसे ही काजल उसे रोकने जाती है, वो काजल को धक्का मारकर स्विमिंग पूल में गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। स्विमिंग पूल के पानी में गुस्से में तमतमाई काजल आक्रोश में चिल्लाने लगती है। रिजॉर्ट के गार्डन के करीब मदन गुप्ता कंपनी वालों से लड़ रहा होता है। ऐसे कैसे मेरी रिंग टूट सकती है? कल ही तो ठीक थी। जरूर आपकी कंपनी वालों ने कुछ किया है। कंपनी के मैनेजर मदन गुप्ता को समझाते हुए कहते हैं, देखिए मदन जी, आपकी रिंग तोड़कर हमें क्या मिलेगा? तोड़ने की जगह आपकी रिंग चोरी होती तो बात समझ आती। ये जो रिंग आपकी टूट कर आई है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। उसी वक्त मदन गुप्ता की नजर दूसरी ओर से आ रही काजल पर जाती है, जो पूरी तरह पानी में भीग चुकी होती है। रिजॉर्ट के सभी लोग काजल को जाता हुआ देख हंस रहे होते हैं। जैसे ही काजल मदन गुप्ता के पास पहुंचती है, वो उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, अरे बेटी, ये कोई टाइम है स्विमिंग करने का? चिढ़ते हुए काजल मदन गुप्ता से कहती है, आप प्लीज यहाँ से चलिए पापा, प्लीज चलिए। मदन गुप्ता वहीं रुकते हुए काजल से कहता है, अरे बेटी, पर मेरी रिंग तोड़ी है इन्होंने। मदन गुप्ता के हाथ को खींचकर काजल ले जाते हुए कहती है, आप छोड़िए पापा उस रिंग को, बस चलिए आप यहाँ से। जबरदस्ती काजल मदन गुप्ता को वहां से खींचकर ले जाती है। स्टेज पर अनमोल 5 लाख का चेक ले रहा होता है। सभी ओर से तालियों की गड़गड़ाहट सुन और मीडिया के कैमरों की लाइट से अनमोल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होता है। तभी वहां कंपनी का मैनेजर आता है और अनमोल से कहता है, अनमोल जी, आपकी ये जो रिंग है, इसमें हमारी कंपनी का काफी इंटरेस्ट है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी ये रिंग 50 लाख में खरीदना चाहते हैं। क्या आपको मंजूर है? तभी सलीम पीछे से वहां आता है और अनमोल से कहता है, मंजूर है भाई, मंजूर है, एकदम मंजूर है। उसी वक्त अनमोल उस अंगूठी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और देखते ही देखते अनमोल को 55 लाख मिल जाते हैं, जिससे उसकी पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। जैसे ही अनमोल अपने चेक लेकर सलीम के साथ बाहर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे नीलम दिखाई देती है। नीलम को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, अरे नीलम, काफी देर से पहुंची तुम। अनमोल को नीलम से बात करता हुआ देख सलीम उससे कहता है, तू यहाँ नीलम से बात कर, मैं बाहर गाड़ी निकाल कर रखता हूँ।
सलीम अनमोल को आंख मारते हुए धीमे से उसे कहता है, तू अगर नीलम के साथ जाना चाहता है तो चले जा। इतना कहकर सलीम बाहर चला जाता है। उत्तेजित होते हुए नीलम अनमोल के पास आकर कहती है, क्या कॉन्टेस्ट खत्म हो गया? क्या हुआ कॉन्टेस्ट में? तुम ही जीते हो ना? अनमोल नीलम को शांत बिठाते हुए कहता है, एक मिनट सब बताता हूँ। कॉन्टेस्ट मैं ही जीता हूँ और मेरा एंटीक भी बिक चुका है। अनमोल के मुंह से खुशखबरी सुनकर तो मानो नीलम के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो तुरंत ही अनमोल को गले से लगा लेती है। खुशी से उछलते हुए नीलम कहने लगती है, मुझे पता था कि ये कॉन्टेस्ट तुम ही जीतोगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनमोल। तभी अनमोल नीलम को अपने गले लगता हुआ देख उसे देख रहा होता है। नीलम भी अपने आप को काबू में करते हुए अनमोल से कुछ कदम दूर हटते हुए कहती है, तो आगे का क्या प्लान है? सोचते हुए अनमोल नीलम से कहता है, बस कुछ नहीं, यहाँ से अब सीधे हॉस्पिटल जाऊंगा और ये खुशखबरी मम्मी पापा को दूंगा। अपना गला साफ करते हुए नीलम अनमोल से कहती है, मैं भी तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी स्कूटी के पीछे वाली सीट खाली है। नीलम की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, सॉरी नीलम, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि सलीम भाई मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। अनमोल की बात सुनकर नीलम का चेहरा मायूसी से भर जाता है। अनमोल नीलम से बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। अनमोल का ये रवैया देख नीलम अपने आप से कहती है, क्या होता अगर सलीम भाई को छोड़कर मेरे साथ आ जाते अनमोल? इतना भी क्या मुझसे किनारा करना? जाते हुए अनमोल अपनी जगह पर रुकता है और नीलम के उदास चेहरे की ओर देखते हुए कहता है, तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं नीलम? पर तुम मुझसे जितना दूर रहो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहकर भी किसी से प्यार नहीं कर सकता। नसीब ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा है। कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे जोया की याद आती है। उसका भी दिल बहुत दुखाया है मैंने, और जो जोया की जगह मेरे दिल में है मैं वो किसी और को नहीं दे सकता। जोया के बारे में सोचते हुए अनमोल वहां से चला जाता है। जोया अपने कमरे में बैठी होती है। तभी छोटू लंगड़ाते हुए वहां आता है और कहता है, जोया दीदी, आपके लिए एक खबर है। आकाश भैया आए हैं गिफ्ट्स लेकर। कहो तो बेत की छड़ी निकालो। छोटू की बात सुनकर जोया अपनी जगह से उठती है और अपने हाथ में बेत की छड़ी लेते हुए बाहर की ओर जाने लगती है। क्या जोया की यादों से कभी उभर पाएगा अनमोल, या होंगे भविष्य में दोनों एक? मदन गुप्ता से बदला लेने के लिए अनमोल कैसे करेगा काजल की दोस्ती का इस्तेमाल? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया जैसे ही अपने कमरे में बैठी छोटू से सुनती है कि बाहर आकाश आया हुआ है, उसी वक्त अपनी जगह से उठकर सामने बने राखी मेज से एक बेत की छड़ी उठाते हुए छोटू से कहती है, तू बाहर जा छोटू, मैं अभी आती हूँ। लंगड़ाते हुए छोटू जोया के कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर आश्रम के परिसर में आकाश बच्चों को डिनर के लिए प्लेट्स दे रहा होता है। तभी जोया अपने कमरे से बाहर आती है और अपने पीछे बेत की छड़ी छपाते हुए आकाश की ओर धीरे धीरे जाने लगती है। आकाश जोया की छड़ी से बेखबर बच्चों को खाना बांट रहा होता है। तभी उसकी नजर जोया पर पड़ती है, जो कि उसके ओर आ रही होती है। जोया को देख आकाश उसे कहता है, अरे जोया जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। मैं बस बच्चों के लिए डिनर लेके आया हूँ। जोया आकाश से सवाल करती हुई पूछती है, लगता है आपका आश्रम में काफी दिल लग चुका है, यहीं रहने का इरादा है क्या? जोया का सवाल सुनकर आकाश उसे कहता है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनसे दूर रहने का मन ही नहीं कर रहा। जोया आकाश के करीब पहुंचते हुए उसे कहती है, सामने से तुम फरिश्ता दिखाई पड़ते हो, पर अंदर से शैतान हो शैतान। तभी जोया ने जो अपने हाथों के पीछे बेत की छड़ी छुपा कर रखी होती है, उसे वो आकाश के पैरों पर जोर से मारना शुरू कर देती है। आकाश को पिटता हुआ देख वहां के बच्चे खूब हंसना शुरू कर देते हैं। उन छोटे बच्चों को तो वो बस एक मजाक लग रहा होता है। उसी वक्त थापा भागते हुए वहां आता है और जोया से कहता है, अरे क्या हुआ दीदी, क्यों मार रही हो इन्हें? अपने आप को जोया की मार से बचाते हुए आकाश भी उससे पूछने लगता है, अरे हाँ जोया मैडम, क्या गुनाह हुआ है मुझसे जो मुझे ऐसे पीट रही हो? जोया एक सेकंड के लिए पीटना बंद करते हुए कहती है, सभी को यहाँ अंधेरे में रख रखा है तुमने। बच्चों का एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाते हो और ऊपर से उन्हें ये खाना भी खिलाते हो। मुनाफिकत की भी हद होती है। अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जब जो दिल में आए वो करोगे।
अगर गलती की है तो उसे कहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। गुस्से से जोया अपनी बेत की छड़ी को वहां फेंक देती है। जोया को गुस्से में खड़ा देख आकाश एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, मुझे पीटकर दिल का बड़ा बोझ उतार दिया आपने जोया मैडम, थैंक यू। सच में काफी बड़ा मजा आया आपकी मार खाकर। आकाश की बात सुनकर जोया मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहती है, मार खाकर मजा आया? कहीं ये साइको तो नहीं है? अब मुझे इससे डर लग रहा है। आकाश जोया से कहता है, माना कि मुझसे गलती हुई है और कब से ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अच्छा हुआ जो आपको ये बात पता चल गई, वरना पता नहीं कब तक मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता। आकाश की बात सुनकर वहां खड़ा थापा कहता है, छोड़िए ना दीदी, देखिए छोटू को भी कुछ नहीं हुआ है और इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। जोया आकाश से दूर जाते हुए कहती है, ठीक है, माफ किया। एक राहत की सांस लेते हुए आकाश कहता है, वैसे आप हैदराबाद से हो ना? मेरी दीदी भी हैदराबाद से ही है। किसी दिन ले चलिए अपने शहर, यूं ही थोड़ी तस्करी कराते हैं। हैदराबाद का नाम सुनते ही जोया के चेहरे की रंगत भी उड़ जाती है। उसके चेहरे से झरझर आंसू बहने लगते हैं। जोया को यूं अचानक रोता हुआ देख आकाश हैरान होने लगता है। तुरंत ही जोया मुड़कर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। जोया को ऐसे जाता हुआ देख आकाश थापा से पूछता है, ये अचानक से जोया मैडम को क्या हो गया? अपना सिर हिलाते हुए थापा आकाश से कहता है, पता नहीं, जब कभी भी हैदराबाद का नाम सामने आता है दीदी यूं ही हमेशा मायूस हो जाती है, पर मुझे इतना पता है दीदी की जान अटकी होती है हैदराबाद में। अपना सिर हिलाते हुए आकाश सोचते हुए कहता है, पता करना होगा क्या ऐसा है हैदराबाद में जिसमें जोया मैडम की जान अटकी हुई है। गाना गाते हुए आकाश वहां से जाने लगता है।